हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। ये है यूपी एलटी ग्रेड टीचर कॉमर्स 2018 एग्ज़ाम। ये जुलाई 2018 में पेपर हुआ था। उसके बाद अब ये 2025 में 21 दिसंबर को होने वाला है। तो पहले कैसा पेपर आया था उसका हम सॉल्व करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन कहता है, आप 31 से देख रहे हैं पहले क्वेश्चन, क्योंकि रीज़न है कि जो पहले से लेके 30 तक के क्वेश्चन थे वो जनरल स्टडीज़ के थे। उसके बाद आपके सब्जेक्ट यानी कॉमर्स के क्वेश्चन आए। तो फिर मैंने 31 से स्टार्ट किया है। यदि माध्यिका बराबर 54 हो, माध्य बराबर 60 हो तो बहुलक होगा। तो हमें पता है कि मीन, मीडियन और मोड, इनमें एक एम्पेरिकल रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब बहुत बार अनुभव किया गया है कि ये रिलेशन देखने को मिलता है कि जेड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी अगर आप जेड की वैल्यू निकालना चाहो तो मीडियन और मीन की मदद से निकाल सकते हो। चलिए रख के देखते हैं। जेड यानी बहुलक, यहाँ लिखा हमने 3 और मीडियन के प्लेस पे हमने लिखा 54। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे 2 और मीन के प्लेस पे हमने लिखा 60। इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। वैसे हमारा कोर्स ऑलरेडी इसके ऊपर है, पर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार प्रीवियस पेपर सॉल्व करा दो। ठीक है, तो मैंने कहा चलो करा देते हैं। आज संडे था जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो ठीक है। तो यहाँ पे 42 निकल के आता है, जेड बराबर 42। ओके, तो इस क्वेश्चन में जहां ऐसा संबंध हो, मोड 42 होगा। चलिए, तो इसका बी आंसर रहा। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा या ऐप पे चले जाइएगा। माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग होगा या होता है? तो जैसे जैसे यूं समझो कि मीन, मीडियन, मोड में संबंध होता है, ऐसे ही क्यूडी, एमडी और एसडी में भी संबंध होता है। ये तीनों बराबर होते हैं ऐसा नहीं है। ये यूं है, 9 क्यूडी बराबर 7.5 एमडी बराबर 6 एसडी। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, वो भी बताता हूं। अगर इसमें आप 1.5 का भाग लगाओ, 1.5 का भाग लगाओ, तो ये बनेगा 6 क्यूडी, ये बनेगा 5 एमडी और ये बनेगा 4 एसडी। दोनों में से आपको जो भी याद होता हो एक याद कर लीजिए। फिर आप इसकी मदद से 6 अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी इसने क्या पूछा? एमडी और एसडी के बीच का रिलेशन। तो मुझे क्यूडी की जरूरत नहीं है, मैंने क्यूडी छोड़ दिया। क्या निकल के आया है? 5 एमडी बराबर 4 एसडी। और इसने क्या पूछा? मीन डिविएशन इज विच पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो मीन डिविएशन पूछा है, तो मीन डिविएशन को अपनी तरफ रखो। 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे चला जाएगा, तो 4/5 एसडी। यानी जो एमडी होता है, एमडी की जो वैल्यू होती है वो एसडी का 4/5 होती है। यानी एसडी की जो वैल्यू होगी उसका 4/5 करोगे तो आपको एमडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे निकल के आया 4/5। इसका आंसर बी रहा। चलिए, और ये मैंने जो रिलेशन बताया वो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर थी। रविवार को अत्यधिक बरसात की वजह से पूरे सप्ताह का औसत बढ़ के 9 सेंटीमीटर हो गया। बताओ रविवार को कितनी बरसात हुई होगी? ओके, अब आप देखो, मंडे टू सैटरडे 6 दिन में कितनी बरसात हुई वो तो नहीं बताया, पर इन्होंने बताया कि 6 दिन का जो हमारा एवरेज है वो 6 सेंटीमीटर है ना। इन्होंने एवरेज कैसे निकाला होगा? जो बरसात हुई 6 दिनों में उसको जोड़ा होगा और 6 का भाग लगाया होगा, तब इनका एवरेज आया होगा। इनका एवरेज 6 है। कितनी बरसात हुई 6 दिन में? ये अभी निकल के आ जाएगा कि 36 सेंटीमीटर बरसात हुई थी। अब ये तुमने पहले 6 दिन की बरसात निकाल दी। अब आप एक काम करो, अब आप मंडे टू संडे का भी आंकड़ा आ गया है, तो अब आप मंडे टू संडे यानी 7 दिन के ऊपर जाओ। ठीक है, वापस से एक बार मीन निकालो। मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। जानना क्या चाहते हैं? 7 दिन में कितनी बरसात हुई, जैसे 6 दिन का पता लग गया। अब आपका जो नया एवरेज है वो 9 है और टोटल बरसात मुझे नहीं पता। सिग्मा एक्स मतलब टोटल को रिफ्लेक्ट करता है, और जो एन है वो 7 है, तो 63। इससे आप निकालेंगे तो सिग्मा एक्स निकल के आया 63 सेंटीमीटर। मैं आपको कहना चाहता हूं, और आप समझ भी गए बात,
कि पहले 6 दिन में 36 सेंटीमीटर बरसात हुई है और 7 दिनों में देखें तो 63 सेंटीमीटर बरसात हुई है। यानी ये जो आप गैप देख रहे हो ये सारी बरसात 7वें दिन यानी संडे के दिन हुई है, जो कि ये कह भी रहे थे कि हैवी रेनफॉल हुआ। तो इन दोनों का जो आप गैप करेंगे तो 27 आएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ संडे को बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई, इसलिए इनका एवरेज इंप्रूव हो गया। जो एवरेज 6 का चल रहा था, इस हैवी रेनफॉल की वजह से वो एवरेज 9 पे पहुंच गया। इसलिए लाइफ में अगर आपको कभी भी अपने आप को उठाना हो, एवरेज बढ़ाना हो अपना, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आपका औसत बढ़ेगा, आपकी औसत आय बढ़ेगी। 27 सेंटीमीटर रिजल्ट रहा। ठीक है, बी बड़ा प्यारा है, इनको बी आंसर आता जा रहा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्राप्तांक भूल से 53 के स्थान पे 83 पढ़ लिया गया, मतलब अपने मिस रीड कर लिया। ठीक है, शुद्ध माध्य क्या होगा? अब अगर बच्चा दिमाग नहीं लगाए तो ये देखेगा सर एक फिगर हमने 53 की जगह 83 पढ़ लिया, मतलब 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया तो 30 कम कर दो। ऐसा नहीं होता। पहले आप समझो हुआ क्या था। पहले कोई बंदा था, उसने मीन कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्स अपॉन एन का उसने फॉर्मूला रखा। इसको सिग्मा एक्स पढ़ो या समेशन एक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ो। अच्छा, पहले जिसने भी निकाला उसने एवरेज 40 का निकाला। इसको मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज वैसे बड़ा बड़ा वर्ड है। ठीक है, और मुझे नहीं पता सिग्मा एक्स यानी टोटल मार्क्स कितने थे, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि 100 बच्चों का स्कोर हमने लिया था। 100 को 40 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 4000। यानी मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिसने भी गलत कैलकुलेशन किया उसने सारे बच्चों के मार्क्स जोड़े और वो जोड़ आई 4000। 4000 में से आपको क्या करना है, जो गलत है, जो हमने गलत रीड कर लिया 83, उसे रिमूव कर दो और जो हमें सही लेना था वो जोड़ दो। आप चाहो तो डायरेक्ट 30 भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका नया करेक्ट स्कोर जो बना वो बना 3970। यानी ये सिग्मा एक्स ही आया है, पहले जो था वो इनकरेक्ट था, जो सही आया है वो 3970 है, बच्चे वही 100 हैं, तो आपका नया एवरेज निकल के आया 39.7। तो अगर मीन में गलती हो जाए, एक सिंगल फिगर गलत ले लें, 1 2 3 फिगर, तो हमें वापस से जीरो से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिजल्ट है उसमें अपन प्लस माइनस करके, जो गलत फिगर है उसे माइनस करके और सही फिगर को लेते हुए वापस से नया सही एक्यूरेट मीन निकाल सकते हैं। 39.7 आंसर आया है, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है 0.062 का व्युत्क्रम है। तो अगर आपको किसी का भी रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम बोलते हैं, निकालना हो तो 1 से डिवाइड करना हो। पहले मैं सिंपल बोलता हूं, अगर मुझे 5 का रेसिप्रोकल निकालना है, यहां लिखा मैंने x और यहां लिखा मैंने रेसिप्रोकल ऑफ x, तो 1/5 होगा। अगर मुझे 8 का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो 1/8 होगा। मुझे 11 का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो 1/11 होगा, और मुझे 0.2 का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो 1/0.2 होगा। तो ये बात तय हो गई, किसी का भी रेसिप्रोकल बेसिकली हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य निकालने में काम आते हैं। अब उस पर नहीं जाते। अपने को इसने पूछा, आप तो बताओ भाई साहब 0.062 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे। मैंने कहा 1/062। अब मैं फंस गया यहाँ पे कि मैं कैलकुलेट कैसे करूँ, पर मुझे इतना तो आता है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। जैसे मैंने इसकी पॉइंट हटाई, तो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, तो मुझे 3 डिजिट लगाने पड़ेंगे। तो अब मैं इतना समझ गया कि इसका आंसर आने वाला है 1000/62। अब मैं इसको छोटा या सरल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसमें 2 का भाग लगाया तो बन गई 500/31 की सिचुएशन, कि सर मुझे 31 का टेबल नहीं आता, तो मुझे भी नहीं आता भाई, तो ये कोई बात नहीं, लगा लेते हैं ये, ठीक है। 31 एकम 31 बच गया 19 हो गया, 19 हो गया तो 0 उतारेंगे तो 190 हो गया। फिर 31 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो मैं समझ गया कि इसका आंसर 16 पॉइंट समथिंग आने वाला है। एक बार और 0 लिया तो 16.1 है ना, ये मतलब 31, और ये 9 से 90 समथिंग, इसका आंसर 16.12 आने वाला है। मैं समझ गया कि इनमें से मुझे पिक करना हो तो ये सही है, 16.12 या 16.13, क्योंकि आगे तक कैलकुलेशन जाता, तो सी सही है। ये अपनी डेसिमल की समझ को समझना चाहता था, और ये कि हमें व्युत्क्रम का मतलब पता है या नहीं। तो रेसिप्रोकल और भी सेंस में यूज होता है, 16.13 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन ने अभी 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन कर दिए, है ना, ऐसा नहीं, वो शुरू के 30 छोड़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो वापस देखो, z बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ये मुझे अच्छे से याद है। मैं अब ऑप्शन नहीं देख रहा हूं, मैं आपको वैसे ही घुमा फिरा के बताता हूं। सपोज करो मुझे मीडियन की वैल्यू निकालनी होती, ये z का फॉर्मूला है, इसमें 3 एलिमेंट है, z m मीन, तो मुझे मान लो मीडियन की वैल्यू निकालनी होती, तो 3m रखो, यहीं रहने दो, और माइनस का 2m इधर लेके आ जाओ, तो वो प्लस का हो गया, ठीक है। तो z, एक बार z प्लस 2m, है ना, तो ये भी सही है, ये जो लिखा है ये भी सही है। और बताता हूं, अब आप m की वैल्यू निकालने वाले हो तो इस 3 को इसके नीचे अपॉन में ले जाओ, तो z प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3, ये भी सही है। जो सही सही है मैं उस पर बात कर रहा हूं। अब जैसे मैंने मीडियन का सूत्र बना दिया, अब मैं मीन का सूत्र बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस के 2 मीन को मैं इधर ला रहा हूं, तो 2 मीन हो गया पॉजिटिव सेंस में, इधर आ गया, 3m जहां पे है वहां है, और z इधर आ गया। आप समझ रहे हो ना, कौन ये बराबर के इस तरफ गया और ये z बराबर के इस तरफ आया, जिसको अपन साइड चेंज बोलते हैं। अच्छा, फिर ये भी सही है, और मुझे ये तो 2 मीन की वैल्यू है, अगर मुझे सिंगल मीन की वैल्यू निकालनी हो
तो 3m माइनस जेड है ये, डिवाइडेड बाय 2। किस तरह कैसे बन रहे हैं, ये 2 जो है वो इधर चला गया, तो जेड का फॉर्मूला ये ओके, ये मीडियन का फॉर्मूला ओके, और ये मीन का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले ओके हैं। चलो मैं आप क्वेश्चन पे आता हूँ, एग्जाम में तो मैं क्वेश्चन पे आता। जेड का ये फॉर्मूला सही है, ये कह रहा है कि एम के लिए 2 मीन प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3, ये जो 3 है ये पूरे के नीचे है ना, 2 मीन प्लस जेड, 2 मीन प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3, ये बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला सही है। और मीन बराबर 1/2 3m माइनस जेड, ये जो 2 होता है, 2 का मतलब 1/2 ही होता है, 3m माइनस जेड, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर तो समझ में आ ही गया ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। तो बस ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार और ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसका रियल मतलब बताऊंगा क्या है। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा जब। कहता है मानक विचलन की गणना किस आधार पे की जाती है। देखो आपको क्यू डी, एम डी, एस डी, इसकी आप विशेषताएं पढ़ के जाओगे तो आप पढ़ोगे कि एम डी की कैलकुलेशन मीन, मीडियन, मोड किसी की भी सहायता से की जा सकती है। क्यू डी की कैलकुलेशन में Q1 और Q3 की जरूरत पड़ती है, एम डी की कैलकुलेशन इनमें से किसी से भी की जा सकती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना केवल और केवल मीन की सहायता से की जा सकती है। दूसरा, एक और आप खासियत पढ़ोगे, एमडी निकालते समय प्लस माइनस के चिन्हों की उपेक्षा की जाती है, इग्नोर किया जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते समय प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखा जाता है, या कहें इनको कंसीडर किया जाता है। तो ये 2 अंतर आप अच्छे से याद करके जाइएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हिंदी में मानक विचलन या प्रमाप विचलन बोलते हैं, उसकी गणना माध्य के आधार पे की जाती है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो आप 3 सूत्र याद कर लीजिए। देखो एक तो होता है आपका क्यू आर, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल रेंज। इसके लिए आपको Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करना पड़ेगा, नहीं अपॉन 2 नहीं, कि अगर आप क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हो तो Q3 माइनस Q1 बस इतना करना पड़ेगा। अच्छा, एक होता है कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, उसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये होता है। ठीक है, अभी आपको एक ताज्जुब भी होगा। अच्छा, अगर आपको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और अगर आपको कॉफिशेंट ऑफ QD निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 से 2 कट जाता है, उस पर आप मत जाओ। अब आप देखो, ये बहुत कम होता है कि स्टैटिस्टिक में 2 चीज़ों का फॉर्मूला एक जैसा हो, लेकिन कॉफिशेंट ऑफ QR और कॉफिशेंट ऑफ QD का फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो इसने अपन से पूछा था कॉफिशेंट ऑफ QD, तो ये वाला उल्टा लिखा हुआ है, डी वाला सही है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माध्य विचलन किसके बराबर होता है। तो अभी इसको समझाया था मैंने, 9QD बराबर 7.5 MD बराबर 6 SD। ठीक है, और इसकी जगह आप चाहो 1.5 से डिवाइड करके 6QD 5 MD 4 SD। और अब मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है कि माध्य विचलन को QD के कॉन्टेक्स्ट में दे, और हो सकता है माध्य विचलन को SD के कॉन्टेक्स्ट में दे। तो अब इन्होंने QD भी दे रखा है, SD भी दे रखा है, तो मुझे पूरा ढंग से चेक करना पड़ेगा। पहले मैं ये वाला संबंध चेक कर रहा हूँ। पहला संबंध कहता है 6QD बराबर 5 MD। तो अगर मैं MD की वैल्यू निकालूं तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा कि MD बराबर 6/5 QD। तो 6/5 ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है भाई, ये 6/5 QD मुझे मिल गया है, तो ये D सही है। फिर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा मैथमेटिकली चेक करने के लिए मैं अब ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ। 5 MD ये अपन कर चुके हैं वैसे, 5 MD बराबर 4 SD। तो MD बराबर ये 5 नीचे चला जाएगा, तो अगर ये दे रखा है तो ये भी सही है। तो ये जो दे रखा है 5/4 लिखा हुआ है तो गलत है, और ये भी सही दे रखा है। वेल ये तो फिर गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में।
क्योंकि 4/5 SD भी दे रखा है। देखें इसका आंसर उन्होंने क्या दिया, वैसे दोनों सही है, बी भी दे रखा है, डी भी सही है। नेक्स्ट चलिए, अपकिरण का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए आप स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, उसमें जैसे डिस्पर्जन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, अपकिरण पढ़ते हैं, तो एक होता है रेंज, हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, और एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, एक होता है क्वार्टाइल डिविएशन, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, या उसी को परसेंटेज के फॉर्म में कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, प्यार से जिसको हम CV बोलते हैं, एक होता है MD और एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ MD। मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो है ये निरपेक्ष माप है और ये सापेक्ष माप है ना, सापेक्ष माप। तो जहाँ जहाँ कॉफिशिएंट वर्ड है, गुणांक शब्द है, वो सब सापेक्ष माप है। क्यों निकालना चाहिए वो, अगर मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो फिर वो वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी। कोशिश करनी है कि मुझे 2 घंटे में समअप हो जाए। तो ये सी इसका सही है, जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन वर्ड होना चाहिए था, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्ड जो होता है वो जो है आपका क्या बोलते हैं अपना सापेक्ष माप है, ठीक है, वो निरपेक्ष माप नहीं, सापेक्ष माप है, ठीक है, सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन बहुत ही पुराना है। मतलब आप सांख्यिकी की परिभाषाएं देखोगे तो एक पुराने ज़माने में दी गई थी और कुछ आधुनिक परिभाषाएं भी हैं। पुरानी परिभाषाएं एक दी थी बाउले ने, बाउले कहता है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो इसने गणना शब्द को पकड़ा। अच्छा, इसने ये भी कहा कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, ये दोनों परिभाषाएं बाउले ने दी थी, लेकिन ये यहाँ पे वर्ड क्या है, अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये A.L. बॉडी-गिंटन ने कही थी। हालांकि ये अपूर्ण परिभाषा है, लेकिन बॉडी-गिंटन ने परिभाषा दी थी। अब मेरे लिए समझाना आसान है, एग्जाम में तो पता नहीं मैंने भी परिभाषाएं याद की हो नहीं, अभी तो मुझे समझाना था आपको, तो मैं याद करके आया हूँ। चलिए ठीक है, यदि विचरण 625 है तो मानक विचलन क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो वेरियांस का रूट होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये वेरियांस का रूट होता है। हिंदी में वो इसको प्रमाप विचलन बोलते हैं और इसको अपन प्रसरण बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको विचरण 625 दे रखा है, वेरियांस दे रखा है, ये 625 दे रखा है, इसकी रूट वैल्यू निकालोगे तो स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। मैंने ऐसे याद कर रखा है कि वेरियांस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिवीएशन का पापा होता है, ठीक है। यूं भी लिखा जा सकता है कि वेरियांस बराबर स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर। ये एक ही चीज़ को बोलने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, जैसे इसकी तरफ रूट लगा हुआ है, आप स्क्वायरिंग करोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसका वर्गमूल फ्री हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी बन के आता है। खैर, अभी इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। 625 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, समझ गए? चलो, ये आपका ए आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार जूतों का स्टॉक करना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य क्या होगा? अब आप सोचो, आपकी जूते की दुकान है, हर ग्राहक, जैसे फीमेल भी आएंगी मेल भी आएंगी, चलो थोड़ी देर बाद मेल की बात करते हैं अपन। यहाँ पे हमारे यहाँ पुरुष ग्राहक आते हैं, उनके लिए जूता हम रखना चाहते हैं। किसी का जूते का साइज़ 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 8, 9, 10, 11, किसी कोई वनमानुष होगा तो उसका और बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर सब में कितनी क्वांटिटी मंगाओगे, तो आप वो क्वांटिटी मंगाओगे जो जूता ज़्यादा चलता है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है, अधिकतर मान लो, मुझे नहीं पता कौन सा होता है, पर मान लो 8, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा आती है। आने को 12 नंबर वाला ग्राहक भी आ सकता है, भाई साहब 12 नंबर जूता है क्या, और आने को बहुत छोटा पाँव आ सकता है कि 4 नंबर जूता है क्या, लेकिन इनकी डिमांड आने के चांस कम है। तो आप जब स्टॉकिंग करोगे, स्टॉकिंग से मतलब जासूसी करना नहीं है, जब आप यहाँ स्टॉक करोगे तो आप वो जूता
जूता रखोगे, वो साइज रखोगे जिसका ग्राहक बार बार आता है, बारंबार आता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है वो होता है बहुलक। बहुलक को हिंदी में भूयिष्ठक, भूयिष्ठक भी कहा जाता है, और इंग्लिश में तो एक ही है मोड, कुछ लोग मॉडल भी बोलते हैं, मोड या मॉडल। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कहाँ पे मीन यूज़ करना चाहिए, कहाँ मीडियन, कहाँ मोड, कहाँ जीएम और कहाँ एचएम। ये पढ़ लेना आपको, काफ़ी क्वेश्चन काल के लिए इससे देखोगे तो आपके 15 एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे अगर इस तरह के आते हैं तो। ठीक है जी, चलो। तो आपको मोड कैलकुलेट करना चाहिए अपने कस्टमर को के बिहेवियर को समझने के लिए, उनके बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए। अगर माध्यिका 31 हो और गणितीय औसत 33 हो तो बहुलक का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आज में तीसरी बार आया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझना। मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन। इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि माध्य, ये इंग्लिश में बोल देता हूँ, मीन और मोड का जो अंतर होगा वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होगा। वापस बोलता हूँ एक बार, मीन और मोड में जो अंतर होगा वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होगा। इससे आप घुमा फिरा के 9 हो सकता है 18 फॉर्मूले बना सकते हो आप इसको घुमा फिरा के नचाओगे तो। मैं आपको बताता हूँ जो आप फॉर्मूला याद करते हो कैसे बनता है। देखो जरा, मीन माइनस मोड, ये सेम लिखा मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया 3 मीन, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया -3m। ठीक है, अच्छा अब मैं माइनस के जेड को उधर लेके जा रहा हूँ तो जेड हो गया पॉजिटिव, है ना। माइनस के 3m को मैं इधर ला रहा हूँ तो 3m हो गया पॉजिटिव। ये जो 3m, ये 3 मीन है, ये इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होके इस पॉजिटिव को हरा देगा तो निकल के आएगा माइनस का 2 मीन। ये वो फॉर्मूला है जो हम अक्सर याद किए रहते हैं कि अगर मोड निकालना हो तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन करना चाहिए। ये हमने मोड का एक सूत्र बना रखा है, लेकिन ये सूत्र का जो जननी है, जो निकल के आया है, वो यहाँ से निकल के आया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें माध्यिका 31 दे रखी है तो 3 × 31, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -2। मीन की वैल्यू दे रखी है 33 बराबर जेड की वैल्यू मुझसे पूछी है 31 × 3 93, 33 × 2 66 बराबर जेड की वैल्यू आ जाएगी। अंतर मेरे ख्याल 27 आ रहा है तो जेड 27 रहा होगा, जेड 27 रहा होगा। सिंपल, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं, ये इसका आंसर बी रहेगा। ओके, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, बहुलक। सिंपल बट अच्छा, जितने भी क्वेश्चन थे ना वो मस्ट नो क्वेश्चन थे। मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बहुलक जो है आपको पता होना चाहिए। मीन, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों मैथ्स के फॉर्मूलों से निकाले जाते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस कहलाते हैं। मीडियन और जो मोड है आपका, मीडियन और मोड, ये जो है ये पोजिशनल एवरेज है, इनको पोजीशन की बेसिस पे निकाला जाता है। इसीलिए एक बात और याद रख लो, चूंकि ये पोजीशन बेस्ड है, इसको अपन चित्र की मदद से निकाल सकते हैं। ग्राफ बना के, डायग्राम बना के हम मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। ये तीनों मैथमेटिकल फॉर्मूलों से निकलते हैं, इसलिए हम इनको चित्र की मदद से, डायग्राम की मदद से नहीं निकाल सकते। ये तीनों जो है AM, GM, HM, इनमें भी रिलेशन होता है, इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 की पता हो तो तीसरे की निकल जाती है। ये तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। बहुलक जो है ये पोजिशनल एवरेज है, तो ऑड वन आउट हो जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। एक बार दिखा दूं आपको डी, एक सेकेंड भाई कहाँ गया? अच्छा ये डी आ गया ना। चलो नेक्स्ट इज, यदि प्रथम चतुर्थक 142 है और अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार 18 है तो बंटन को सममित मानते हुए मध्यिका का मूल्य क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए क्या दे रखा है। प्रथम चतुर्थक यानी फर्स्ट क्वार्टाइल 142 दे रखा है, और यहां से आप पढ़ोगे ना तो इसकी इंग्लिश होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अर्ध वर्ड भी लगा रखा है, तो ये हो गया सेमी
इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब गौर करना, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, पर इन्होंने सेमी वर्ड दे रखा है तो यानी बटावा 2, तो एक तरह से इन्होंने आपको QD दे रखा है, यानी पहला आपको Q1 दे रखा है और दूसरा आपको QD दे रखा है। अब मैं थोड़ी देर QD का फॉर्मूला यूटिलाइज करता हूँ। QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटावा 2। इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, तीन में से दो पता होगी तो थर्ड निकल जाएगी। आपको QD 18 दे रखा है और Q3 मिसिंग है, Q1 142 है बटावा 2। फिर क्या करना, 2 को 18 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 करना, 36 बराबर Q3 माइनस 142। फिर क्या करना, 142 को इधर लाके प्लस करना, 178। तो आपका Q3 आ गया। कि सर अब क्या करें, अब जब आपके पास Q1 आ चुका है, Q3 आ चुका है, तो अब इसने पूछा है मीडियन। जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना, सममित वितरण, उसकी भी बहुत सारी विशेषताएं होती है, गिनोगे तो 40 करीबन विशेषताएं होती है सममित वितरण की। उसकी एक विशेषता ये होती है कि अगर आपको सिमेट्रिक या सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालना हो तो Q3 प्लस Q1 बटावा 2 करोगे तो आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी। तो अब मेरे पास जब Q3 का मान आ चुका है 178 और जब Q1 का मान तो पहले से ही पड़ा था 142 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ा, 180 320, 320 भाजक 2 160। इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद मीडियन का क्वेश्चन 160 आ गया। मुझे अच्छे से याद है, पहले याद नहीं था, ये तो अभी क्वेश्चन देख के याद आया कि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था 2016 में, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही था। क्योंकि ये अर्ध वर्ड को मेरे को तब से याद है कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज QD दे रखा है। ये इतना वर्ड होता ना तो QR वर्ड होता, लेकिन ये अर्ध लगा के इन्होंने इसको हाफ कर दिया तो ये QD बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या रहा, 160 आंसर रहा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, जब आप ऑडिट करने जाते हो तो मेन काम क्या होता है। देखो मैं जैसे CA रहा हूँ, तो हम अगर ऑडिट करने जाएंगे तो हम क्या करने जाते हैं, किसी ने अकाउंट्स बना रखे होते हैं, जनरल लेजर सब बना रखा होता है, हमें जाके वो देखना होता है कि उसने ढंग से बनाए हैं या नहीं। ढंग से का मतलब है नियम अनुसार बनाए हैं या नहीं, और फिर हमें रिपोर्ट करना होता है कि भाई आपके अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं या नहीं। गलत है तो गलत बताना होता है। इट्स लाइक ठीक जैसे बच्चा होमवर्क करके लाता है और टीचर उसकी कॉपी चेक करता है, वो करके उसको सर्टिफाई करना होता है। बस ये है कि टीचर होमवर्क चेक करने के बाद बस राइट लगा देता है, कमेंट दे देता है, गुड, फेयर, इम्प्रूव, जो भी उसको लिखना होता है। यहाँ पे CA रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट के फिर 4 प्रकार होते हैं। तो अंकेक्षण का मेन काम गलतियां पता करना, फ्रॉड पता करना नहीं है, यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठी सही एवं उचित स्थिति का प्रदर्शन करता है, सही है, ये भी नहीं है। ये मेन काम, मैंने कहा ना, मेन काम होता है हमें खातों की जांच पड़ताल करना और उसके बाद रिपोर्ट देना कि जो अकाउंट्स हैं, जो स्टेटमेंट हैं, एक वर्ड होता है हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू, कि P&L जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू और बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, हमें ये रिपोर्ट करना होता है। और रिपोर्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है पता लगाना होता है। उसके लिए मतलब हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो ही हम इस बात को जांच सकते हैं, नहीं तो कैसे जांचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑडिट के बहुत सारे इसमें विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गलती पता करना भी उसका मेन काम है, पर मेन उद्देश्यों में लिखा है लेखा पुस्तकों की जांच करना, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। इसके बाद ये सब सेकेंडरी उद्देश्य है। अशुद्धियों की खोज करना, उनको रोकना, छल कपट की खोज करना, छल कपट को रोकना, प्रबंधकों को सलाह देना, कर्मचारियों पे नैतिक प्रभाव डालना, और कुछ अंकेक्षण के सामाजिक उद्देश्य भी हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, टैक्स बचाना वगैरह वगैरह, मतलब टैक्स की चोरी को रोकना। पर इसमें तो कई बार खुद ही वो शामिल हो जाते हैं टैक्स चोरी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज कहता है औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य है। देखो एक वर्ड होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। जैसे मान लो मेरा कॉलेज है ना, उस कॉलेज में एक टैंक बनवाया गया और मान लेते हैं कि टैंक बनवाने पे 1,80,000 रुपये खर्च हुआ।
ठीक है, एक तो मैं ये जांचूं कि हाँ भाई बिल प्रॉपर है या नहीं, जो ठेकेदार है उसने बिल ढंग से लगाया या नहीं लगाया। ये मैं चेक करूं कि इस खर्चे की सैंक्शन यानी स्वीकृति ली गई थी या नहीं, ठीक है, बैंक से पेमेंट हुआ या नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब मैं एक तो ये चीज़ें जांचूं, एक मैं ये चीज़ जांचूं कि इस टैंक की ज़रूरत थी भी या नहीं। मतलब हो सकता है कि कॉलेज में पहले ही बोरिंग हो रखी हो, 4 जगह हैंडपम्प लिखे हुए हों, 4 जगह हैंडपम्प खुदे हुए हों और आपको टैंक की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। मतलब उसका हम वित्तीय पहलू तो जांचेंगे जांचेंगे, पर प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये देखा जाएगा कि इस खर्चे का कोई औचित्य था भी या नहीं, और ये बहुत ज़रूरी बात है। मतलब आप लाइफ में भी देखो, हम स्पेंडिंग कर रहे हैं पर वो खर्चे की ज़रूरत थी या नहीं, वो देखना, औचित्य देखना। इसमें वो क्या जांचता है, एक तो वो ये देखता है कि जो खर्चा किया गया उसमें पूर्ण बुद्धिमत्ता, विजडम का यूज़ किया गया, रेशनैलिटी यानी विवेक का यूज़ किया गया या नहीं, खर्चे करते समय मितव्ययता को बरता गया नहीं, इकोनॉमिकली तो नहीं किया, मतलब किया गया नहीं। ऐसा तो नहीं था कि ये टैंक हम 2 जगह से और पूछते तो शायद 1,40 में ही बन जाता। और उतना सावधानी से खर्चा किया या नहीं किया जितना आदमी पर्सनल खर्चा, जैसे कॉलेज का खर्चा तो पेमेंट कौन करेगा, कॉलेज करेगा। पर प्रिंसिपल एक तरह से ये सोचे कि ये टैंक मैं घर में बनवा रहा होता तो मैं कितना ध्यान से काम करवाता, उतने ध्यान से काम हुआ या नहीं हुआ, ये सब औचित्य अंकेक्षण में आता है। तो औचित्य अंकेक्षण में व्यय आवश्यक था या नहीं, उसके औचित्य की जांच की जाती है कि जो हो रहा है वो होना भी था या नहीं होना था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रमाणन क्या है। तो ऑडिट जब आप पढ़ेंगे तो 2 वर्ड बार बार टकराएंगे, एक वर्ड है वाउचिंग और एक वर्ड है वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपकी जनरल में लिखा हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपने जनरल में लिख रखा है हमने माल बेचा, उसका सबूत लाओ, उसका वाउचर होगा। आपने लिख रखा है मैंने बैंक में जमा कराए, तो उसका कोई वाउचर होगा। तो वाउचर क्या है, रसीदों का निरीक्षण, रिकॉर्डों की प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण। ये बिल्कुल सही है। जो भी आपने जनरल में, सब्सिडरी बुक्स में लिख रखा है या जो लेजर में लिख रखा है, उसका कोई ना कोई एविडेंस, उसको देखना, उसको जांचना, उसका जो प्रमाण है, उसका जो सबूत है, प्रमाणक। ठीक है, तो ये होता है आपका वाउचिंग, और ये ऑडिटिंग का बैकबोन कहा जाता है। रीढ़, जैसे इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना इंसान नहीं चल सकता, बिना वाउचिंग ऑडिट हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय वापसी, क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए। जैसे अगर आप ये चेक कर रहे हो कि परचेज रिटर्न हुआ या नहीं, सपोज कीजिए ये परचेज रिटर्न बुक है और इसमें लिखा हुआ है अखिल, और अखिल के सामने लिखा हुआ है 17,000। इससे क्या पता चल रहा है, ये पता लग रहा है कि 17,000 का माल अखिल को वापस किया या नहीं। अब आप ऑडिटर हो, कैसे जांचोगे कि 17,000 रुपये का माल अखिल ने लौटाया या नहीं लौटाया। कि सर हम अखिल को फ़ोन कर लेंगे, ऐसे मतलब जैसे आपके दिमाग में आएगा हम अखिल को फ़ोन कर लेंगे, हम अखिल का अकाउंट चेक कर लेंगे। तो आप ये देखो क्या हुआ होगा, अगर परचेज रिटर्न बुक में सौदा है तो कभी ना कभी परचेज बुक में भी सौदा होगा। तो पहले तो आप परचेज बुक में जाओ, सपोज आप गए वहाँ पे आपने देखा लिखा हुआ है कि अखिल 80,000, तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है हमने कभी अखिल से माल खरीदा था। तो अब आप समझो, अगर हमने अखिल से माल खरीदा था तो हमने एंट्री करी होगी परचेज टू अखिल। एक तरह से इसका जो सेंस निकला वो ये निकला, माल खरीदने की एंट्री ये हुई होगी। तो अगर हमने अखिल को माल वापस किया है तो क्या एंट्री बनती है, अखिल टू परचेज रिटर्न। अच्छा, अगर हम अखिल को डीआर करना चाहते हैं तो हमने डीआर नोट निर्गमित किया होगा। आपने सुना होगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो कि वापसियों में यूज़ किए जाते हैं। अगर हमने अखिल को माल लौटाया है तो जरूर हमने अखिल के नाम डेबिट नोट इशू किया होगा। पर मुझे यहाँ डेबिट नोट नहीं मिला, तो आप बात समझिए, अगर हम अखिल को डेबिट नोट भेजेंगे तो वहां से अखिल क्रेडिट नोट भेजेगा। या रियल लाइफ में तो ये होता है, हम भेजते हैं तो हम उसे डेबिट नोट भेजेंगे, या फिर वो वहां से भेजेगा तो वो हमें क्रेडिट नोट भेजेगा, यानी हमारे पास अखिल से आया हुआ क्रेडिट नोट होगा। तो इसका आंसर ए है। परचेज रिटर्न वास्तव में हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए आप ये जांचोगे कि सप्लायर से हमारे पास क्रेडिट नोट आ गया है या नहीं आया है। अगर आपको परचेज की जांच करनी है तो आप ये देखोगे कि सप्लायर से इनवॉइस आया है या नहीं, और परचेज रिटर्न की जांच करनी है तो हम ये देखेंगे कि वहां से क्रेडिट नोट जमा की चिट्ठी आई है या नहीं आई है। तो इसका आंसर ए रहेगा। 51वां, अंशों के हरण के संबंध में अंकेशक को देखना चाहिए कि अगर एक ऑडिटर है
और उसने देखा कि भाई शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो रखी है, तो उसे क्या देखना चाहिए? उसे पार्षद सीमा नियम एमओए देखना चाहिए, पार्षद अंतर नियम देखना चाहिए एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अध्यक्षीय भाषण चेयरमैन स्पीच देखनी चाहिए, या लेखापालक के कर्तव्य देखने चाहिए। देखिए, आप यानी कंपनी कंपनी अंशों का हरण करेगी या नहीं, कर सकती है या नहीं, करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ये सब पार्षद अंतर नियमों में लिखा हुआ होता है। तो अगर ये देखना है कि शेयर फॉरफीचर लेजिटिमेट है, ओके है, वैधानिक है, तो अंकेशक को चाहिए कि वो पार्षद अंतर नियमों की पूरी सी अच्छी सी स्टडी करे। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, आपको लगाना है क्वेश्चन ना। निम्नलिखित में से किसे अंकेषण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई बंदा ऑडिट करने जा रहा है, तो जैसे मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो उसको बैलेंस करती है, बैलेंस बनाए रखती है, उसी तरह अंकेषण में एक सबसे ज़रूरी शब्द है प्रमाणन, वाउचिंग। आपने कभी गौर किया, अगर जैसे एंट्री लिखी हुई है राहुल DR टू सेल्स, राहुल टू सेल्स लिखा हुआ है और 50,000 रुपये लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, राहुल को माल बेचा। अब ऑडिटर कैसे ये पहचानेगा कि 50,000 की सेल हुई है या नहीं हुई है? उसके लिए वो वाउचर्स देखेगा, वाउचिंग करेगा। तो वाउचिंग जो होती है वो अंकेषण की रीढ़ की हड्डी होती है, अंकेषण की आत्मा होती है, अंकेषण का एसेंस होता है, अंकेषण का प्राथमिक कार्य होता है, अंकेषण का मूलभूत कार्य सॉरी होता है। सॉरी, तो मैंने कहा कि अंकेषण में रीढ़ की हड्डी क्या होता है? जो वाउचिंग होती है, प्रमाणन होता है, उसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है जी, डी सॉरी। और अब अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये आप सॉरी ये आप और पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज 53rd, आंतरिक नियंत्रण में क्या शामिल होते हैं? जनरली आप ये इतना तो याद करो कि इंटरनल कंट्रोल एक बड़ा शब्द है और इसके अंदर इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक शामिल होता है। ये है इंटरनल कंट्रोल, हिंदी में इसको बोलेंगे आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक अंकेषण और आंतरिक निरीक्षण शामिल है। जल्दी से बोलता हूँ, आंतरिक अंकेषण का मतलब ये है कि कंपनी की ऑडिट कंपनी का ही कर्मचारी करे, कंपनी यानी संस्था समझ लीजिए, संस्था की ऑडिट संस्था का ही कोई कर्मचारी करे, बाहर का व्यक्ति ना करे। बाहर का व्यक्ति जो ऑडिट करेगा वो तो स्वतंत्र अंकेषण कहलाएगा। अच्छा, इंटरनल चेक क्या है? इंटरनल चेक में कार्यों का विभाजन इस तरह से किया जाएगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाएगा कि ए के काम की चेकिंग बी कर ले, बी के काम की चेकिंग सी कर ले। सारे काम एक ही व्यक्ति को नहीं देते हैं, अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं। ठीक है मान लीजिए जो कचौड़ी बेच रहा है वही पैसे ले रहा है, ऐसा नहीं। पैसे लेने के लिए, टोकन देने के लिए काउंटर अलग और कचौड़ी देने वाला व्यक्ति अलग। तो ये एक इंटरनल चेक का प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आपने बहुत जगह देखा होगा, खास करके अच्छी दुकानों पे। और लेकिन ये दोनों शब्द हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल में देखिए इसने कहा क्या इसके अंदर वैधानिक अंकेषण शामिल है? नहीं शामिल है। केवल ये काफ़ी वैसे सही था आंसर, लेकिन एक ऑप्शन इन्होंने ये भी दिया है आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेषण तथा संपत्तियों का भौतिक सत्यापन। होता क्या है कि इंटरनल कंट्रोल में हम हर वो उपाय अपनाते हैं जिससे हमारा व्यापार आराम से चले, बेईमानी ना हो, बदमाशी ना हो, किसी तरह की असुविधा नहीं हो। हर वो उपाय हम अपनाते हैं, अब बिजनेस को कंट्रोल करके करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जैसे एक लाइन बताएगा आपको, इसका आंसर सी रहेगा, सी इसका आंसर है। मैं और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आप बात ध्यान दीजिए, कहता है कि जब आप इंटरनल कंट्रोल करने जाते हैं तो पहले आप कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स आपके कंट्रोल में रहे, और दूसरा आप चाहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में रहे। तो अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए तो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक हो गया, और
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए आप अपना कॉस्ट कंट्रोल करोगे, प्रोडक्शन कंट्रोल करोगे, क्वालिटी कंट्रोल करोगे, प्राइस पॉलिसी डिटरमिन करोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, ये सारे काम करोगे तो लगभग सारे फंक्शंस आ गए। तो संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, उनकी रक्षा सुरक्षा भी इसके अंदर आ गया। तो वो उसका आंसर आप तीनों याद कर लेना, 3 कार्य उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विनियोजकों की सुरक्षा। देखिए, किसी कंपनी में पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का, वही इन्वेस्टर्स होते हैं। तो देखो, अगर मान लीजिए, आपको सबको पता है कि एक कंपनी में मान लीजिए 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, तो ये सारे के सारे तो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं करते। मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी उनमें से जो चूजन फ्यू होते हैं वो लोग संभालते हैं। सोचो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नीयत बिगड़ जाए, वो फर्जी खाते बनाने लगे, पैसे धन का गबन करने लग जाए, तो फिर इन इन्वेस्टर्स, इन 10,000 लोगों के धन की सुरक्षा कौन करेगा? तो वो भारी जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर है। ऑडिटर का ये भी काम है, ऑडिटर को यानी एक सीए को केवल ये नहीं करना कि उसने अपनी 25-50 हज़ार रुपये फीस ली और चाही जैसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चाही वैसी रिपोर्ट बना के दे दी, ऐसे नहीं। इसे ईमानदारी से अपना कार्य करने चाहिए। ये एक तरह से कस्टोडियन है। कस्टोडियन तो नहीं है, कस्टोडियन तो वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं, पर इसका काम है कि अगर कोई गड़बड़, घपला, बेईमानी, बदमाशी हो रही है तो शेयर होल्डर्स को, जो कि ट्रू ओनर ऑफ द कंपनीज हैं, उनको इन्फॉर्म करना। ये उसका सामाजिक उद्देश्य है। कंपनी के अंकेक्षण के आप उद्देश्य पढ़ेंगे तो एक है मुख्य उद्देश्य, एक है आपके सहायक उद्देश्य और एक है सामाजिक उद्देश्य। तो ये सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में आता है कि ऑडिटर का कार्य है कि वो अच्छे से खातों की जांच करे ताकि विनियोजकों के हितों की सुरक्षा हो जाए। ठीक है, तो जिम्मेदारी वाला काम है। नेक्स्ट, उसके बाद है प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। ये जो अपन ने कहा वाउचिंग, जिसको अपन ने कहा रीढ़ की हड्डी है, अंकेक्षण की आत्मा है, अंकेक्षण का सार है, उसमें बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जो आपकी जनरल होती है और सब्सिडरी बुक्स होती है, आपको पता है इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो या तो वो जनरल में रिकॉर्ड होता है या वो सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो वहाँ उसी के बाद आगे फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब शुरू होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है, इसके प्रूफ, इसके सबूत, इसके एविडेंस की जांच करना वाउचिंग में होता है। मैंने पहले भी कहा 2 मेन काम है ऑडिटर के, एक है वाउचिंग, एक है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन समझ लो, बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज का जो किया जाता है वो वेरिफिकेशन है कि फर्नीचर बोला है तो फर्नीचर है कि नहीं, उसकी वैल्यू सही है या नहीं, फर्नीचर को गिरवी तो नहीं रखा, फर्नीचर खरीदा है तो उसकी ओनरशिप हमारे पास है ना, उसका कब्जा हमारे पास है ना, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है ना। ये सब वेरिफिकेशन पार्ट है। तो ये एंड वाला काम है। और जो शुरुआती काम है तो प्रारंभिक बहियों की जांच, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच, बुक्स, एलिमेंट्री एंट्रीज की बुक्स की जांच करना, ये वाउचिंग में कवर होता है। तो इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाटा। टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण क्या है? देखिए, ऑडिट में देखो, इस बारे में लगभग एक राय है कि अकाउंटिंग तो ज़रूरी है, अकाउंटिंग तो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो करनी चाहिए, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है। देखिए, जो छोटा व्यापारी है, मान लो एक चाय वाला है, चाय वाला मतलब बड़े भी लेवल पे भी हो सकता है, अपन एक बात कर रहे हैं, एक छोटा सा चाय वाला टी स्टॉल है, दिन भर की 400 चाय बेचता है, 300 चाय बेचता है, वो खुद ही दूध, शक्कर, चाय पत्ती खरीद के लाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही ग्राहक से पैसा लेता है, तो वो क्या बेईमानी करेगा खुद के साथ ही? ऐसा व्यक्ति खाते बनाए वहाँ तक ठीक है, लेकिन खातों की ऑडिट कराए, वेस्ट ऑफ मनी है, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो उसके लिए, छोटे व्यापारी के लिए ऑडिट कराना लग्जरी है। जैसे आप बताओ, आपके मेरे घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए क्या? भाई, करोड़पति अरबपति अपन होते और अपने घर में स्विमिंग पूल होता तो वो नॉर्मल बात होती। लेकिन अगर छोटा व्यापारी है, छोटे से अगर अपन लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो अपने घर में कोई स्विमिंग पूल होगा क्या? या 10-10, 20-20 नौकर चाकर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अपने लिए वो चीज़ लग्जरी है। इसी तरह छोटे व्यापारियों
के लिए के ऊपर ज़बरदस्ती ऑडिट का खर्चा डालना लग्जरी है। लेकिन अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो वहाँ तो मैंडेटरी है। अब जैसे टाटा कंपनी लिमिटेड है, तो वैसे भी कहीं पे भी कंपनी शब्द होता है तो कंपनियों में अंकेक्षण अनिवार्य होता है, ठीक है। और अगर ये कंपनी नहीं भी होती लेकिन ये बड़ा ग्रुप होता, बड़ी संस्था होती, तो उसके लिए ऑडिट अनिवार्य है। समझ गए आप? तो टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए तो अंकेक्षण क्या है, एक आवश्यकता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी है या कोई स्टेटस सिंबल जैसी बात है कि ऑडिट करवा दें साहब, नहीं, उनको तो ऑडिट करानी ही है ना। कंपनियों के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है, डबल एंट्री सिस्टम से खाते बनाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कहता है प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। देखो, जब आप वाउचिंग करने जाओगे या और जरा सोचो, वैसे मुश्किल ही आपने सोचा होगा, अगर आपने ऑडिट नहीं पढ़ा होगा तो फिर पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपने सोचा नहीं होगा। मैं बताता हूँ। अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं, अपन बोलते हैं सैलरी कहाँ जाएगा, तो अपन बोलते हैं सैलरी है ना वर्ष के अंत में P&L में दिखाया जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा टू सैलरी 6 लाख रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब P&L में ये लिखा गया है कि 6 लाख रुपए वेतन पे खर्च हुआ। अब तुम उस कंपनी के, उस संस्था के ऑडिटर अपॉइंट किए गए। अब तुम्हें तय करना है कि 6 लाख रुपए सैलरी पे खर्च हुआ या नहीं। वो कैसे बताओगे? कि सर मैं वहाँ जाऊँगा, एम्प्लॉयज़ की संख्या देखूँगा, उनकी जो सैलरी है पर मंथ की कितनी सैलरी है उससे अंदाज़ा लगाऊंगा। तो उन लोगों ने एक सैलरी का रजिस्टर रखा होगा जिसमें कुछ लोगों के नाम होंगे, ठीक है। फिर आपको कैश बुक भी देखनी चाहिए, कैश बुक, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि हमने 6 लाख वेतन रजिस्टर में लिखा हुआ है कि आज हमने इतनी सैलरी दी, आज हमने इतनी दी, या मंथ एंड पे इतनी सैलरी दी, तो वो सब का पेमेंट कैश बुक में तो होगा भाई। या तो पेमेंट कैश से होगा या चेक से होगा, दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हैं। तो कैश से होगा या बैंक चेक से होगा, दोनों ही केसेस में कैश बुक में एंट्री होगी। इसलिए सैलरी रजिस्टर का मिलान आपको कैश बुक से करना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं कि आपको देखना चाहिए कि उन एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कट रहा है या नहीं, प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है या नहीं, एम्प्लॉयज़ में से कितने परमानेंट हैं, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कितने कैजुअल लेबर हैं। एक होता है वर्ड घोस्ट लेबर। घोस्ट लेबर मतलब ये होता है कि वो झूठा ही पुस्तकों में नाम चढ़ा हुआ होता है। कोई मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है सुमित, और सुमित नाम का कोई व्यक्ति संस्था में काम ही नहीं करता, बोगस खर्चे बोलते हैं। और इस तरह का जो वर्कर होता है उसको घोस्ट वर्कर बोलते हैं, जिसका नाम पेरोल पे तो है पर वो रियल में है ही नहीं। तो ऐसे बहुत बदमाशी व्यापार लाइन में होती है। तो उसे ये चाहिए कि जो आपने रजिस्टर में दिखा रखा है उसकी एंट्री कैश बुक में है या नहीं। इट इज़ वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई वेदर दिस एक्सपेंस इज जेन्युइन और नॉट, वास्तव में खर्चा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो आप कैश बुक से जाके इसका मिलान कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? कभी कभी क्या होती है, बड़ी संस्थाएं होती हैं जहां बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां अगर साल खत्म होने के बाद अगर आप ऑडिट करने गए, जो कि अक्सर होता है, अक्सर यही होता है कि 12 महीने संस्था काम करती है, जैसे अप्रैल टू मार्च संस्था में काम चलता है और उसके बाद ऑडिट शुरू होती है, उसको अपन एनुअल ऑडिट बोलते हैं और वही रेगुलर एनुअल ऑडिट वो होती है। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसके ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई गड़बड़ हुई और गड़बड़ हमने बाद में पकड़ी तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, या बाद में हो सकता है कि वो एम्प्लॉय जिसने घपला या बदमाशी की है वो गायब हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओ। तो ऐसा अगर बड़ी संस्था है तो ये ऑडिटर क्या कहेगा, कभी मई में आ गया, कभी जून में आ गया, कभी 2 हफ्ते में एक बार आ गया, कभी 3 महीने में एक बार आ गया, वो बार बार खुद आता रहेगा या अपनी टीम में से जो उसके पास काम करते हैं लोग उनको भेजता रहेगा। पूरे साल ऑडिट चलती रहेगी, मतलब 2 महीने के ट्रांजैक्शन चढ़ गए वो उनकी ऑडिट कर जाएगा, फिर आगे 3 महीने के ट्रांजैक्शन चढ़ गए वो उनकी ऑडिट कर जाएगा। ऐसे ऑडिट चलती रहती है, रेगुलरली चलती रहती है। तो इसे आप कंटिन्यूअस ऑडिट कहोगे, सतत अंकेक्षण कहोगे, ठीक है। तो इस तरह का ऑडिट ये होता है और आप इसको पढ़ लेना। बाकी स्टैट्यूटरी ऑडिट आप जानते ही हो, जो ऑडिट आपको कानूनन करानी ज़रूरी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट ये है कि वैसे क्या होता है, ईयर ऑन ईयर ऑडिट होती है, पहले जैसे 2024 की हो गई, फिर 2025 की होगी, पर कभी कभी वर्ष के बीच में ही ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है।
उसको अपन सॉरी, मैं इंटरिम ऑडिट समझाने लग गया, वर्ष के बीच में ही जरूरत पड़ जाती है तो अपन इंटरिम ऑडिट करा लेते हैं। इंटरनल ऑडिट तो मैंने बताया है कि उसके अंदर बाहर से सीए नहीं आएगा। आपकी कंपनी में कोई सीए काम करता हो या नॉन सीए हो, तो उससे आप, अगर आपको लगता है कि अकाउंट समझता है और उसको नियमों की जानकारी है, तो आप उसको भी बोल सकते हो भाई तू चेक कर ले, बाहर वाला बंदा आए गलतियां निकाले इससे पहले तू ही गलतियां निकाल ले। तो वो इंटरनल ऑडिट होती है, ठीक है। इसका आंसर कंटिन्यूअस ऑडिट हुआ, इसको रेगुलर ऑडिट भी बोलते हैं। एक अंकेशक बीमा करता नहीं है, यानी ऑडिटर इंश्योरर नहीं है, और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है, यह निर्णय दिया गया है। मतलब ये जो कथन है ना, ये ऑडिटर को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी देता है मतलब उसका बचाव करता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसकी ऑडिट हुई, अंकेशक ने हो सकता है कुछ गलतियां करी या कुछ कहें लापरवाही करी, तो बाद में किसी ने कहा कि इसकी लापरवाही की जितनी भी नुकसान है वो भरपाई अंकेशक करेगा। तो ऐसा तो बीमा कंपनियां करती है कि एक के नुकसान की भरपाई, आग लगने से नुकसान हुआ, बीमा कंपनी भरपाई करेगी। तो कि एक जजमेंट में कहा गया कि भाई ऑडिटर जो है वो इंश्योरर नहीं है, उसका काम है खातों की जांच करना, उसको अपना काम अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस, उचित देखभाल से करना चाहिए, हाईली स्किल्ड तरीके से करना चाहिए, वो दैट्स ओके, लेकिन वो इंश्योरर नहीं है। तो ये कहा गया था लंदन और जनरल बैंक के मामले में, इसे आप याद कर लीजिए, ये तो याद ही करना पड़ेगा। कुछ जैसे केसेस होते हैं ना जो बहुत ही लैंडमार्क केसेस होते हैं, तो उसमें जजमेंट है। जैसे किंगस्टन कॉटन मिल वाला मामला आपको पता है, इस मामले में भी कहा गया था, जज ने कहा था कि अंकेशक जो है वो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि रक्त पिपासु या शिकारी कुत्ते के समान। ये उन्होंने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था जब जज साहब बोल रहे थे। किंगस्टन कॉटन मिल मामले में वो था। इस वाले मामले में लंदन और जनरल बैंक का मामला है कि ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। नेक्स्ट, आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल है? तो आप पहले ये समझिए कि जो व्यावसायिक पर्यावरण है, जिसको अपन बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप जैसे मेरी दुकान है, तो एक उसका क्लोज एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट है, और एक उसका बाहर का है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में क्या आता है, अपन पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवसाय में कस्टमर होगा, सप्लायर होगा, पब्लिक होगी और कॉम्पिटिटर होंगे। ये मेरा नज़दीक का माइक्रो एनवायरनमेंट है। इनमें से मैं कुछ को कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ को नहीं कर सकता। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बाहर होते हैं। तो बाहर क्या क्या होता है? एक होता है आर्थिक कारक, एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारक, एक होते हैं तकनीकी कारक, प्राकृतिक कारक, जनसंख्या और पर्यावरणीय कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारक। ये सब मेरा आउटर एनवायरनमेंट तय करते हैं। तो बिजनेस में बाहर की तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसमें आपके वर्ड आ जाते हैं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह का है, आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, किस तरह की आप कंट्री हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं और आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। इन चीज़ों से ही निकलता है कि लोग कितनी बचत करते हैं। भाई क्या होता है ना, देखो आदमी आय कमाता है, उसी में से कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है, जो बचाता है उसी में से वो कुछ इन्वेस्ट करता है। प्राइसिंग की जो पॉलिसीज़ है, ठीक है, ये सब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिटरमिन करती हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, डी हो गया। इसके बाद है अकाउंट्स के क्वेश्चन, अदत्त याचनाएं, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को या अनपेड कॉल्स को मांगी गई पूंजी में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? तो घटाया जाता है। बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट में दिखाने के पर्पज से हमें पेड अप कैपिटल चाहिए होती है। कभी कोई पूछे ना कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखती है वो कौन सी कैपिटल होती है, तो वो पेड अप कैपिटल होती है। क्या मतलब है? जैसे सपोज करो हमने लोगों से 60 लाख रुपए मांगा, लेकिन हमें उसमें से 2 लाख रुपए नहीं मिला, तो हमें कितना रुपया मिला? 58 लाख।
यानी पब्लिक से नेट हमारे पास कितना आया हुआ है, 58 लाख रुपए। तो ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और ये जो आपने चाहा है या मांगा है, इसे हमने नाम दिया कॉल्ड अप कैपिटल। तो जितना पैसा लोगों ने नहीं दिया, वो देखा जाए, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये पैसा हमें मिलेगा ना। हाँ मिलेगा, अगर उसने देना चाहा तो मिलेगा। और मिलेगा तो सर फिर ये तो असेट हो गया। हाँ, ये एक तरह का असेट ही है, लेकिन इसे अपन असेट साइड में ना दिखा के लायबिलिटी साइड में, ये जिसका पूरा नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में माइनस करके दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि 2 लाख आपको किससे मिलना है, पब्लिक से, और ये 60 लाख किससे मिला हुआ है, पब्लिक से। तो जो हमने ले रखा है और जो हमें लेना है, दोनों ही फ्रॉम द पब्लिक है, तो मतलब दोनों एक ही लोग हैं ना। बस हाँ ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने हमें दे रखे हैं और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से हमें वसूल करने हैं, पर एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर शेयर होल्डर्स। तो उनको अपन एक ही पैसा दिखाते हैं, लेना देना लेस करके हम पेड अप कैपिटल को बाहर दिखाते हैं। और उसको दिखाने के लिए अपन जो कॉल्स इन एरियर है, जैसे अनपेड कॉल या बकाया याचनाएं कहते हैं, उसे अपन लेस करके दिखाते हैं। एक और बात, अगर शेयर्स को हमने फॉरफिट किया हो, अगर हमने शेयर्स को फॉरफिट किया हो पर उनको री इशू ना किया हो, तो उतनी देर तक जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमारे पास होता है बुक्स में, उसे हम जोड़ के दिखाते हैं। तो ये दोनों याद कर लीजिए, कॉल्स इन एरियर को कॉल्ड अप कैपिटल में से घटा के दिखाया जाता है, और जब्त किए हुए अंशों से जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रिएट होता है टिल री इशू होने तक, उसे जोड़कर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे वीडियो लंबी होती है तो वो नहीं नहीं बातें सुनते। तो फिर ठीक है, अगर उन्होंने पढ़ रखा है दैट्स ओके। अगर आपका पढ़ा हुआ है, आप ये जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ नहीं सुनते हैं, दैट्स ओके। पर उनको आता भी नहीं है और फिर सुनते भी नहीं है, तो फिर सोचो ना आप सुधरेंगे कैसे। भाई, कोई भी इंसान होता है वो पढ़ाई के मामले में या दुनियादारी के मामले में समझदार कैसे होता है, या तो कुछ पढ़ के, या सुन के, या देख के। और अगर आप वो नहीं करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, किसी और के पढ़ाए हुए से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं सुनोगे, तो फिर आप में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो ये बहुत बुनियादी बात है। पर लोगों को कई बच्चों को जो भले रोना रोते हों, चाहे रिजर्वेशन का रोना रोते हों, चाहे संसाधनों का रोना रहते हों, आज से शायद 10 साल पहले, आज से शायद 10 साल पहले अमीर गरीब के उसमें फ़र्क होता होगा कि भाई अमीर के पास संसाधन है, उसके पास सुविधाएं हैं, गरीब के पास नहीं है। लेकिन अब मैं नहीं मानता कि अब जब तकनीक का ज़माना है और कोर्सेज और कंटेंट इतना सस्ता और सर्वसुलभ है, इतना इजीली एक्सेसिबल है, उसके बावजूद भी अगर आप पीछे रह जाते हैं, तो यार अब आप दोष तो नहीं दे सकते। पहले ज़रूर एक ज़माने में दोष दे सकते थे, अब तो मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप पीछे रह गए। जितने रुपए में आजकल कोर्सेज आ रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपको जिसका कोर्स लेना चाहे, अगर आप 2 या 3 दिन, कुछ भी छोटा मोटा, आपके पास पैसे नहीं हो, जेब खाली भी हो ना, अगर आप 2 या 3 दिन राजी हों कि मैं 2-3 दिन मेहनत कर लूँगा कहीं जाके, तो उससे इतना पैसा आ जाएगा कि आप आराम से एक कोर्स अच्छे से बाय करके अपनी किस्मत बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको बहाने चाहिए तो एक छोड़ो 1000 बहाने मिल जाएंगे, और लोग भी आपको रुमाल पकड़ा देंगे। भाई आंसू बहेंगे आपके तो रुमाल दे देंगे लोग आपको, 2 मिनट गर्दन भी हिला देंगे, पर मन में हंस रहे होंगे कि तुझसे ना हो पाएगा, है ना। तो वो तुझसे ना हो पाएगा का टैग लगने नहीं देना चाहिए मन में। पहले तो खुद के कभी आना ही नहीं चाहिएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ना ही किसी और को मौका देना चाहिए। प्रयास लगते हैं कई बार, 1 प्रयास में, 2 प्रयास में, 3 प्रयास में आदमी सफल होता है, बट अगर लगन होगी तो जरूर सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। ए विभाग ने लागत प्लस 25% पर माल का अंतरण बी विभाग को किया। इसमें से 10,000 रुपये का स्टॉक बी विभाग में बच जाता है, अतः स्टॉक संचय की राशि होगी। जरा आप समझिएगा, जैसे ये ए विभाग है ना, और ये बी विभाग है। इसके पास एक टीवी था,
जो 10,000 रुपये कॉस्ट पे आया हुआ है, इसने क्या किया, कॉस्ट में 25% जोड़ के, 10,000 में 25% जोड़ के 12,500 रुपये में उसको वो टीवी दे दिया। ठीक है, हो सकता था कि ये जो बी डिपार्टमेंट है ये कस्टमर को सेल कर देता, ऐसा हो सकता था। 10 की चीज़ इसके पास 12,500 में आई और हो सकता था कि वो इसको सेल कर देता। पर कई बार क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट फर्दर सेल या एक्चुअल सेल नहीं कर पाया, तो उसके पास माल अटक गया। अब आप बताओ, संस्था, ये ए और बी डिपार्टमेंट दोनों इस संस्था के हैं, तो आप मुझे बताओ संस्था का क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का माना जाना चाहिए, है ना। इसमें 10,000 बाद में आया है, पहले पूरी स्टोरी ये थी कि हमेशा ये जब भी इसको माल ट्रांसफ़र करता था ना, तो कॉस्ट प्लस 25% पे माल ट्रांसफ़र करता था। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझ में आ पाए। बात वही है जो मैं कह रहा था, एक सेकंड। कॉस्ट में 25% जोड़ के माल ट्रांसफ़र करता था। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ए डिपार्टमेंट जो कमाता है वो कमाता है 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब आप जानते हो 1/5 ऑन सेल होता है। थोड़ी सी कहानी चेंज है, इनके पास जो माल पड़ा हुआ है वो 10,000 रुपये का माल है। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हो कि इसके अंदर कॉस्ट एलिमेंट भी है और प्रॉफिट एलिमेंट भी है, यानी इसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है, 1/5। कि सर 1/5 क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 रुपये है ना, वो 10,000 रुपये बी की कॉस्ट प्राइस है। बी की कॉस्ट प्राइस है तो मतलब वो इस वाले डिपार्टमेंट की तो सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस पे कितना अर्न करता है, 1/5। तो यानी इस 10,000 के अंदर 2,000 का प्रॉफिट छुपा हुआ है, उसे अपन बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। टेक्निकली इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। पुराने ज़माने में एक वर्ड होता था प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, ये शब्द भी हो सकता है या स्टॉक रिजर्व वर्ड भी हो सकता है। 2,000 रुपये का स्टॉक रिजर्व संस्था को बनाना होगा। अगर हमें स्टॉक का सही वैल्यूएशन करना है तो बैलेंस शीट में स्टॉक को 8,000 रुपये दिखाना चाहिए। वो 10,000 रुपये पे दिख रहा है, पर 10,000 रुपये बी के पास आया हुआ है, ओरिजिनली वो 10,000 का है नहीं, तो आपको 2,000 का स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करके उसे बुक्स में दिखाना चाहिए। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, वो आपको पीडीएफ मिलेगी, तो वो हो जाएगा। पीडीएफ आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हो। एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 30,000 है और रोकड़ मूल्य 24,000 है। भुगतान 3 समान किश्तों में होना है। द्वितीय किश्त का ब्याज बताइए। यूँ समझिए कि एक चीज़ है, अगर कोई कस्टमर मुझसे कैश में मांगे तो मैं उसको 24,000 में दे दूँ, और अगर वो कहे कि सर मैं तो किश्तों में पैसे दूंगा, तो मैं उससे 30,000 रुपये चार्ज करूंगा। इसका मतलब ये बात तय रही कि मैं 6,000 रुपये ऊपर के ले रहा हूँ, उसे अपन ब्याज कहेंगे। ठीक है, अब मैंने सामने वाले को कहा कि भाई साहब आपको 10,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देने हैं, 10,000 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में देने हैं, और 10,000 रुपये थर्ड इंस्टॉलमेंट में देने हैं। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि जो मैं आंसर अभी आने वाला है वो कैसे आता है। आप ये सोचो, एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग एचपीपी। जब वो कस्टमर मेरी दुकान से उतर के गया तो उसके ऊपर कितना आउटस्टैंडिंग था अमाउंट, 30,000। जब उसने पहली किस्त दे दी तो फिर उसके ऊपर कितना बकाया बचा, 20,000। फिर जब उसने दूसरी किस्त दे दी तो फिर कितना आउटस्टैंडिंग रहा, 10,000। तो लॉजिकली आपको आउटस्टैंडिंग एचपीपी रेशो निकालना होता है। आउटस्टैंडिंग एचपीपी रेशो, तो ये हो गया आपका रेशो 3:2:1। तो अगर आपको पहली किस्त का ब्याज निकालना है तो आपको 3/6 यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी किस्त का ब्याज निकालना है तो 2/6, और थर्ड किस्त का ब्याज निकालना है तो 1/6। मैंने आपको 3 आंसर दे दिए, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ लेगा। वो पूछ लेगा पहली किस्त का ब्याज बताओ, कभी बोलेगा अंतिम किस्त का ब्याज बताओ, है ना। कुछ लोग इसको बोलते हैं सर बेटा 3 किस्तें हो तो 3:1 कर लिया कर, 4 किस्तें हो तो 4:3:1 कर लिया कर। ये सही है, लेकिन तब सही है जब किस्तों की राशि समान हो। अगर किस्तों की राशि असमान होगी तो ये तरीका नहीं चलेगा। इसलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सही ट्रिक ओरिजिनल ये है कि इसमें आउटस्टैंडिंग एचपीपी देखा जाता है कि पहले कितना बाकी था, फिर कितना बाकी था, फिर कितना बाकी था, उसका रेशो बनता है। इसने आपसे दूसरी किस्त में पूछा है,
आपको कुल ब्याज पता है और दूसरी किश्त के समय जो हालात हैं वो भी पता है, तो इससे आपका आंसर 2,000 रुपये निकल के आया। सी आंसर निकल के आएगा। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट। आसानी क्वेश्चन था, अगर किया हुआ रहता है तो आसान लगता है। लघु कार्य खाते के शेष को कहाँ दिखाया जाता है, तो ये रॉयल्टी वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे यूँ समझो कि मैंने 5,000 टन कोयला निकाला, ठीक है, और रॉयल्टी देनी थी 20 रुपये पर टन से। तो मैंने जो माल निकाला है, कोयला निकाला है, उस हिसाब से 5 दूनी 10, 10 के आगे 4 जीरो, 10, 1 2 3 4, तो मुझे 1,00,000 रुपये देना है प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन मैंने वहाँ पे जो मिनिमम रेंट सेट कर रखा है, जो मेरे लेसर हैं, जो मेरे पट्टे दाता हैं, उन्होंने क्या रखा था, 1,25,00,000 रुपये मैं मिनिमम लूँगा। मतलब तू कम निकाल ज़्यादा निकाल, वो मुझे कह रहे हैं कम निकाल ज़्यादा निकाल, मेरा हेडक नहीं है, मैं कम से कम 1,25,00,000 लूँगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज़्यादा लूँगा, 1,25,00,000 तो लूँगा ही लूँगा। तो अब ये बात ये हुई कि मेरे को 1,00,000 रुपये देने का मन है, पर मुझे 1,25,00,000 देना पड़ेगा एज़ पर द अग्रीमेंट। तो ये जो 25,000 रुपये मैं फालतू दूंगा ना, इसको अपन बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, प्राइमा फेसी पहली नज़र में आपको लग सकता है ये तो सर नुकसान हो गया। हाँ ये नुकसान है अगर इसकी भरपाई की इजाज़त ना हो तो। अगर एक वर्ड होता है भरपाई, या इंग्लिश में अपन बोलेंगे रिकूपेबल, अगर ये 25,000 जो मैंने फालतू दिए वो मैं आगे आने वाले वर्षों में एडजस्ट कर सकता हूँ, तो फिर ये 25,000 एक तरह से मेरा असेट की तरह है कि मैं इसे फ्यूचर में एडजस्ट कर लूँगा। अगर यानी अगले साल मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ, मैं कहूँ बॉस पिछले साल मैंने 25,000 ज़्यादा दिए थे, वो 25,000 मुझे एडजस्ट करने दो और वो मुझे करने देवे। यानी अगर ये जो शॉर्ट वर्किंग है अगर वो रिकूपेबल हो देन वेरी गुड, फिर ये 25,000 आपके लिए असेट्स में जाएगा। तो सूचना के अभाव में मैं इसे ये मान रहा हूँ कि जो शॉर्ट वर्किंग का शेष है वो मैं आगे भविष्य में एडजस्ट कर लूँगा। इसे एडजस्ट करने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसे मैं असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी तो ऐप के अंदर फुल क्लासेस हैं, वहीं देखना पड़ता है अगर आप तमीज़ से पढ़ना चाहते हैं तो, मतलब अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, पर कभी कभी ज़्यादा सिंपल भी टफ लगता है। अब जैसे यूं है, जैसे अपन कहानी बना लेते हैं, ए और बी पार्टनर हैं, सी का प्रवेश हो रहा है, ऐसे समय इनको अचानक एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ध्यान आई। मतलब पहले लायबिलिटी बुक्स में नहीं थी, ऑल ऑफ द सडन इनको याद आया कि यार 5,000 रुपये इसको भी तो देने हैं, तो फिर इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। अब 5,000 रुपये देने हैं सुन के दुख हुआ, लॉस हुआ, तो आप रिवैल्यूएशन को डीआर करोगे और वो जो भी लायबिलिटी है उसे, अब उस लाइब्रेरी का जो भी नाम है वो आप लाइब्रेरी लिखोगे, इस तरह की एंट्री करोगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये 5,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन खाते के डीआर में जाएगा, और ये लाइब्रेरीज ऑब्वियस ही बात है न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगी। तो अब मैंने इसलिए कहा कि इतना आसान है कि भाई लाइबिलिटी जो अलिखित थी, अब बता रहे हो तो पुस्तकों में लिखनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी साइड में जाएगी, वो असेट साइड में तो चली नहीं जाएगी। तो बस ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को किसके द्वारा वहन किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन हमेशा पुराने असेट्स और पुराने लाइब्रेरीज का होता है और वो पुराने साझेदारों में चला जाता है। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। सपोज करो ए बी सी ये 3 पार्टनर थे और डी ने प्रवेश लिया, ठीक है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट रहेगा वो ए बी सी में जाएगा। सीन 2, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और सी जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। उस समय भी जो रिवैल्यूएशन का नतीजा रहेगा, चाहे प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे, वो ए बी सी में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन का नतीजा हमेशा पुराने साझेदारों में, जो पुराने साझेदार थे उनमें जाएगा,
है ना। पुनः को वहन किया जाएगा सभी साझेदारों द्वारा। वैसे तो ओल्ड पार्टनर्स ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ऑल द पार्टनर, तो इसको आप ऑल द पार्टनर भी कह सकते हो, तो ठीक है, मैं इसका सी, है ना, ओल्ड पार्टनर सी ठीक है, क्योंकि इसमें एडमिशन में अलग बोलने में आता है और उसमें अलग बोलने में आता है, तो पुराने साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है, तो ठीक है ये ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा? तो देखिए बात यह है कि मैंने बहुत बार बोला है ये वाला कोई बात, तो अगर ट्रायल बैलेंस है और उसके टोटल वगैरह लगने के बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये एक एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट है, और इसे दो जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। ये असेट्स में भी जाएगा और ट्रेडिंग के सीआर में भी जाएगा, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर है, क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर है, तो फिर ये सिंपल केवल बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक केवल चिट्ठे में जाएगा अगर ये तलपट में है तो, क्योंकि तलपट में होने का मतलब होता है कि इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हो चुकी है। और नाउ इट इज़ वेरी सिंपल आइटम, बीइंग अ स्टॉक, स्टॉक होने के नाते वो हमारी असेट है, तो वो असेट साइड में जाएगा और इसे करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बस कहता है आय आप कैसे मापते हो? जब आप ये कहते हो कि मैंने ना इस साल 15 लाख कमाया, तो 15 लाख का प्रॉफिट या इनकम जो आप रहता है रिजल्ट, वो आप कैसे निकालते हो? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, या मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके? सिंपली मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप 2025-26 की इनकम निकाल रहे हो, तो एक तरफ तो 25-26 की रेवेन्यू ले लो और दूसरी तरफ 25-26 के खर्चे ले लो। मतलब 25-26 में हमने क्या कमाया वो ले लो, और उस कमाने के पीछे अपन ने क्या खर्चा किया वो ले लो। यानी इनकम और खर्चों को मैच कर लो, जैसे अपन पैंट शर्ट को मैच कर लेते हैं, जीन्स टी शर्ट को मैच कर लेते हैं, उस तरह से मैच कर लो, फिर आदमी निकल के आ जाएगा। तो इनकम का जो मेजरमेंट होता है, इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी हो सकता था। अगर बाय द वे इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट होता तो मैं वो लिखता, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी सही है, इसके बेस पे हम रिजल्ट निकाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने लाभों का 20% भाग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता है, ऐसा वो किस अवधारणा के आधार पर करता है? तो आप समझिए कंपनी है, वो कंपनी चाहती तो जितना प्रॉफिट कमाया उसे डिविडेंड के रूप में दे सकती थी, लेकिन मान लो कंपनी प्रॉफिट में से 20% हमेशा पहले रिजर्व में रखती है और 80% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो क्या करना चाहती है? कहीं ना कहीं वो भविष्य के लिए बंदोबस्त कर रही है। आज अपन ही है, अपन भी जितना कमावे उतना उड़ा सकते हैं, जितना खर्च हुआ उतना उड़ा दो, लेकिन अपन थोड़ा सा पैसा बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो अचानक हो जाएगा, जिसको कंटिजेंसी बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं, उसके लिए हम तैयार रहना चाहते हैं। तो हमें कौन सी अवधारणा तैयार रहना सिखाती है? तो वो है आपकी रूढ़िवादिता की अवधारणा, दूरदर्शिता की अवधारणा, उसी का और नाम है रूढ़िवादिता, दूरदर्शिता, अनुदारवादिता, विवेक की अवधारणा, इंग्लिश में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। ये इस वीडियो में मैंने दूसरी बार आपको बता दिया। उस आधार पे अपन भविष्य की हानियों और या संभाव्यताओं के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट पर आधारित व्यवहारों का लेखा करने की प्रणाली को कहते हैं। भाई व्यापार में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेना देना चलता रहता है, उसमें अपन जब डुअल एस्पेक्ट यानी उसके दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते हैं, तो वो सिस्टम कौन सा कहलाएगा? सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंट्स में आप पढ़ते हो ना, मैं आप पढ़ते हैं, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। कि सर ये डबल अकाउंट सिस्टम नहीं बोल सकते क्या? डबल अकाउंट सिस्टम अलग अलग होता है। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं, बिजली कंपनियां होती हैं, या कुछ और
पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, जन उपयोगी संस्थाएं, वो डबल अकाउंट सिस्टम अपनाती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सही आंसर ये है डबल एंट्री सिस्टम। जो आप और मैं जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब सीखते हैं, वो कौन सा सिस्टम है? डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो इसका आंसर बी रहेगा। चलिए ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल? अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जो ब्याज खाता है, या तो हम ब्याज देते हैं या लेते हैं, यानी या तो इनकम है या खर्चा है। तो जो खाते इनकम या एक्सपेंस को बताते हैं वो नॉमिनल होते हैं। तो डेफिनेटली ये खाता नॉमिनल है। एकदम से इसको आंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाकी ऑप्शन में भी हो और फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाए। उपार्जित ब्याज खाता, अक्रूड इंटरेस्ट, जो हमें मिलना है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। अदत्त ब्याज खाता, जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, जो हमें देना है, वो भी आपका पर्सनल नेचर का होता है। और पूर्वदत्त ब्याज खाता, जो हमने इंटरेस्ट किसी पर्सन को एडवांस दे दिया है, वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। ये तीनों अकाउंट खास करके आप याद कर लीजिए, एक्रूड, अनर्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये जो क्रेजी फोर चार खाते हैं, ये चारों के चारों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। हालांकि जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसका आंसर ए है। ये आप पूरे अकाउंट्स के टाइप और इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी, नहीं तो फिर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ये ज़्यादा क्लियर रखा है। शॉर्ट वर्किंग, वो भी जो रिकूपेबल है, जो एडजस्टेबल है, उसे हम असेट दिखाते हैं। क्या है मामला? जैसे सपोज कीजिए हमने जो प्रोडक्शन किया, उस हिसाब से मैंने एग्जांपल में बताया कि 1,20,000 रुपये रॉयल्टी बनती है। सपोज हमने 40,000 टन पत्थर निकाला, जिसकी रॉयल्टी लॉजिकली 1,20,000 बनती है, पर मिनिमम रेंट 1.5 लाख रुपए तय हो रखा था कि इतना तो हम देंगे ही देंगे। तो हमें 30,000 रुपये अभी ज़्यादा देना पड़ा। हमारा मन तो है 120,000 देने का, पर 150,000 एज पर द अग्रीमेंट देना पड़ेगा। तो ये जो 30,000 अभी दिया हमने, इसे शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले सालों में ज़्यादा प्रोडक्शन करके इसको एडजस्ट करवा लें। तो ये रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग है। और अगर ये एडजस्टेबल नेचर की है, डेफिनेटली रिकूपेबल का मतलब ही एडजस्टेबल होता है, तो ये आपके असेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, चालू संपत्ति की तरह दिखाया जाएगा। ठीक है। और अगर ये बोलता कि ये गैर वसूली योग्य है या वसूल आप नहीं कर पाएंगे, बिना वसूल लघु कार्य, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग है, तो फिर ये पीएनएल में चला जाता। तो अभी इसका आंसर ए सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने एम के प्रति अंश 10 रुपए वाले पूर्ण याचित 500 अंश प्रथम मांग के 2 रुपए और अंतिम मांग के 2 रुपए के भुगतान न होने के कारण हरण कर लिए। इन अंशों में से 300 अंशों को प्रति अंश 9 रुपए के रेट पे री इशू कर दिया गया। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी? मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी बना रखे हैं। मतलब ये जो टॉपिक, ये तो आप एक पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हो, किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू आपको चाहिए, आप सर्च मारेंगे, टॉपिक का नाम लिख के और मेरा नाम विश्वजीत लिख दीजिए या कॉमर्स पॉइंट लिख दीजिए, तो आपको डेफिनेटली उस पर वीडियो मिल जाएगा। बाय द वे कोई ऐसा हो जो रह गया हो तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें मैंने एक ट्रिक समझा रखा है। आप देखो, आपने एम के अंश जब्त किए, क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिले और सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं मिले। इस पर मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये है जो 6 रुपये थे शुरू के, वो हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे वसूल कर लिए। मेरा ट्रिक समझना, एम जो कि पुराना शेयर होल्डर है, उससे आपने 6 रुपये वसूले हुए हैं, फिर आपने ये शेयर किसी नए मुर्गे को दे दिए, उस नए मुर्गे से आपने 9 रुपये वसूल किए, दोनों से मिला के आपने 15 रुपये वसूल किए, जबकि जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अपने को मिलने 10 रुपये चाहिए थे, लेकिन दोनों नए पुराने से मिलके अपन ने 15 रुपये ले लिए, तो अपन ने 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। तो इस क्वेश्चन में आपने 300 शेयर री इशू किए हैं, तो करीबन 1500 रुपये का आपको इस तरह से कैपिटल प्रॉफिट हो गया।
एक अंश पे आपने 5 रुपये मुनाफा कमाया है, तो 300 अंशों में आपका 1500 रुपये का मुनाफा हुआ। इतनी राशि आप कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे, 1500 इसका आंसर आएगा। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो एक एंट्री फॉरफीचर की कीजिए, एक एंट्री री इश्यू की कीजिए, और फिर प्लस माइनस के अंतर से कैपिटल रिजर्व निकाल लीजिए, उस रास्ते से भी आ जाएगा। पर दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, 1500 रुपये कैपिटल रिजर्व, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आप मिलाइए, सुमिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे जो कूट यानी कोड दे रखा है उसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्रीपेड रेंट सामने ऑप्शन है, करंट लायबिलिटी है कि करंट एसेट्स है, तो प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स है, तो मेरा ए जो है वो 2 के साथ जाके मैच हो गया, और ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया, और मेरा आंसर ही हो गया। यानी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं भी पढ़ूं एग्जाम में, मैं जल्दी में हूं या मेरे को एक ही मिलान करना आता, तो केवल ये मिलाने भर से ऐसा कई बार बैठ जाता है। खैर, बैंक ओवरड्राफ्ट मैं जानता हूं करंट लायबिलिटी है, तो मेरा बी जो है वो 1 के साथ जाके सेट हो गया, और यहाँ पे और ये कंफर्म होता है मेरा आंसर। गुडविल जो है वो बनावटी असेट है या अमूर्त संपत्ति है, तो गुडविल इंटेंजिबल असेट्स कैटेगरी में आती है, तो आपका सी जाके 4 के साथ कनेक्ट हो गया। और जो लाभ हानि खाता डीआर शेष, कभी कभी आप बैलेंस शीट की असेट साइड में पी एंड एल डीआर के नाम से देखोगे, तो ये कोई असेट नहीं है, ये एक कृत्रिम संपत्ति है, बनावटी जाली फर्जी संपत्ति है, फिक्टिशियस असेट्स है। तो ये इस तरह से जाके डी जाके 3 के साथ बैठेगा। कुल मिला के आपका अल्टीमेटली आंसर बी हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद है मैनेजर को कमीशन, उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। बात हमेशा ये देखा करो, मैनेजर को कमीशन देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये होता है कि कमीशन से पहले जो लाभ हैं उस पे परसेंटेज कैलकुलेट होना है, या कमीशन के बाद जो लाभ आएंगे उस पे कैलकुलेट होना है। आप इसको थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे आपकी इनकम साइड होती है जो कि आपकी सीआर साइड होती है, और एक्सपेंस यानी आपकी डीआर साइड होती है। ये दोनों का जो गैप होता है वो प्रॉफिट होता है। हर किसी की पहले सिचुएशन यही होती है, जो प्रॉफिट उसको दिखाई देता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, और उसके बाद आप कमीशन देंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। हमेशा ध्यान दीजिए, आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा और ये वाला आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब आप देखो, आपको कह रखा है कमीशन से पहले का लाभ 154,000 है, यानी अभी हमने कमीशन नहीं दिया है और 154,000 स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, अगर हम पूर्व पश्चात के चक्करों में ना पड़ें और केवल हम ये सोचें कि हमें मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो हमें लगेगा कितनी आसान बात है, 1,54,000 का प्रॉफिट है, उस पर 10% कमीशन दे दो। लेकिन जब आप 10% इस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब है आप कमीशन से पहले के लाभों का 10% दे रहे हैं। और बाय द वे 10% आप इस पे देते हैं कि सर ये क्या है, ये गोला है, सर्किल है। अगर आप 10% इस पे देते हैं तो इसका मतलब है 10% आप जो दे रहे हैं वो कमीशन के बाद के लाभों पे दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें कमीशन देने के बाद जो लाभ आएंगे, यानी जो यहां पे प्रकट होने वाला है उस फिगर पे 10% निकालना है। तो ये दिखेगा तो 10% निकालेंगे, निकालने में दिक्कत होती है, तो फिर हमने इसका ट्रिक बना रखा है कि 1,54,000 इंटू 10% का मतलब वैसे 10/100 होता है, लेकिन हम इसको 10/110 कर देते हैं। 1,54,000 रुपये इंटू 10/110 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। जब ये 14,000 आपको दिखने लग जाएगा तो कमीशन के बाद आपको आ रहा 1,40,000 भी दिखेगा, और ये भी दिखेगा कि यार हमने बिल्कुल सही निकाला है 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये कमीशन दिया जाना चाहिए, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रारंभिक देनदार 10,000, विक्रय वापसी 7,000, अप्राप्त ऋण 3,000, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 40,000, अंतिम देनदार, यहाँ शायद पेपर में अंतिम स्टॉक छप गया था, पर ठीक है, अंतिम देनदार 13,000, उधार बिक्री की राशि ज्ञात कीजिए। तो सर ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आधे अधूरे खाते रखे जाते हैं। तो अगर ऐसी दशा में आपको उधार बिक्री पता करनी हो तो उधार बिक्री हम किसको करते हैं, ग्राहकों को। तो ग्राहकों को बोल सकते हैं डेटर्स अकाउंट, तो हम एक डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने डेटर अकाउंट बनाया,
क्योंकि डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं, ये संपत्ति है तो डीआर शेष होता है, तो डीआर से शुरू करेंगे, टू बैलेंस बीडी से शुरू करेंगे, बाय बैलेंस सीडी पे खत्म करेंगे। आपके ओपनिंग डेटर है 10,000 रुपये, वो लिख दिए। क्लोजिंग डेटर आपके दे रखे हैं 13,000 रुपये, वो लिख दिए। ठीक है, इसके बाद सेल्स रिटर्न जब हुई होगी तो सेल रिटर्न टू डेटर इस तरह की एंट्री बनी होगी। इस एंट्री को मैंने पोस्ट कर दिया कि सर कैसे, डेटर के सीआर में जाके पोस्ट कर दिया। इसी तरह जब 3,000 रुपये बैड डेट्स हुए होंगे तो इस तरह की एंट्री हुई होगी। भाई ये बात तो पक्की मानो कि सेल्स रिटर्न माल वापस कहाँ से आएगा, डेटर से। पैसा हमारा कौन खा के भागेगा, हमारे ग्राहक डेटर्स। तो ये एंट्री अपन ने कर दी। और इसके अलावा हमें 40,000 रुपये कैश मिला है, तो ये एंट्री हुई होगी कैश टू डेटर्स। इससे भी साबित होता है कि पैसे हमें मिल रहे हैं तो ज़रूर हमने उनको माल बेचा होगा, इसलिए तो मिल रहे हैं। तो ये आप इस तरफ की जोड़ लगाओ जो कि हो गया 63,000 का योग, और इधर का जो गैप आएगा उसे सेल्स माना जाएगा। कि सर सेल्स ही क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो डेटर से 40,000 रुपये मिल चुके, 13,000 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये का हिसाब और हो गया, तो 63,000 का हिसाब हो गया। इसमें से 10,000 रुपये पुराना हिसाब बाकी है, तो इसका मतलब है 53,000 का माल हमने इस साल बेचा होगा। तो उधार बिक्री पूछी है तो 53,000 रुपये आएगा। कभी कभी वो कुल बिक्री पूछ लेता है, तो ये खाता आपको हमेशा उधार बिक्री बताएगा। उधार बिक्री और नकद बिक्री को जोड़ के फिर कुल बिक्री निकाल देना। ठीक है, तो 53,000 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज ए और बी 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। सी प्रवेश करता है, नया अनुपात 4:2:2 तय हो जाता है। ए और बी का त्याग किया गया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा पहले क्या था अभी क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं ए को पूछूं ए पहले आपका रेशो क्या था, तो ए कहेगा पहले मेरा रेशो 5/8 था, और ए का अभी नया रेशो क्या है 4, 4/8, 4:2:2, 4/8। तो सीधा निकल के आता है 1/8, इसने त्याग किया है। अगर बात करें बी की, तो बी के पास पहले 3/8 था और अब उसके पास 2/8 है, तो उसने भी 1/8 का त्याग किया। यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको कह सकूं, इस क्वेश्चन में सी के आने पर दोनों ने बराबर बराबर त्याग किया है। थोड़ा और समझाऊं तो ये जो आप सी के पास 2/8 आया है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसे 1/8 ए से मिला है और 1/8 बी से मिला है। दोनों ने बराबर बराबर 1:1 के रेशो में त्याग किया है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधक पर ऋण, लोन ऑन मोर्गेज इज शोन ऑन। हम जनरली मान के ही चलते हैं कि लोन ऑन मोर्गेज हमने ले रखा है, यानी हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन ले रखा है, तो इट विल बी अ लायबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। और जब हम कोई संपत्ति गिरवी रखा के लेते हैं तो जनरली वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी कह सकते हो। बेसिक बात ये, बुनियादी बात है कि लायबिलिटी है, तो ए इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कम से कम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिए हुए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है रहतिया खाता। स्टॉक अकाउंट किस प्रकार का खाता है, क्या ये पर्सनल खाता है, नहीं। नॉमिनल खाता है, नहीं। ये एक वास्तविक खाता है, तो ये रियल अकाउंट है। जितने भी आपके असेट्स के अकाउंट होते हैं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, चाहे असेट्स आपका टेंजिबल हो चाहे नॉन इनटेंजिबल हो, मोस्ट ऑफ द असेट्स अकाउंट आर ऑफ रियल अकाउंट नेचर। तो स्टॉक भी रियल में हमें दिखाई देता है, वस्तु है, तो एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। ठीक है, गुडविल नहीं दिखाई देता, इनटेंजिबल है, तो भी वो रियल अकाउंट है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का क्या कारण होता है, मूल्य उच्चावचन। भाई प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, इस वजह से भी कई बार हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, अगर दुर्घटना में संपत्ति का मूल्य गिर जाए तो इससे भी हम मूल्यह्रास लगाते हैं। संपत्ति का प्रयोग करते हैं इसलिए तो उसके मूल्य में कमी आती है। आप एक एग्जांपल ले लो, कार। आपने कार ली, सपोज एक कार ली आपने 8 लाख रुपए की। 2 साल बाद क्या मानते हो, 2 साल में आपने उस कार को चलाया, वो पुरानी हो गई, वियर एंड टियर, टूट फूट हो गई, तो उसका मूल्य कम होगा ही होगा। मूल्य ह्रास यानी कमी, मूल्य में कमी होगी। अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो भी उसके मूल्य में कमी होगी। वैसे जनरली मूल्य उच्चावचन इतना हम नहीं लेते, पर ये दोनों तो लेने ही हैं। ओके,
अगर देखो इनमें से एक लेना हो तो ये लेना चाहिए, संपत्ति का प्रयोग। और दुर्घटना भी वैसे रीजन होता है, तो इसका मैं उपयुक्त सभी आंसर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अ, अगर इसमें एक ही लेना है हास का कारण, तो फिर आपको संपत्ति का प्रयोग लेना चाहिए। और वैसे दुर्घटना भी कई बार मूल्यह्रास का कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ख्याति क्या है? ख्याति एक चालू संपत्ति है? नहीं। ख्याति एक तरल संपत्ति है? नहीं। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है? हाँ। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है? हाँ। अब ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक है। एक्चुअली देखिए, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टेंजिएबल और इनटेंजिएबल। तो गुडविल गुडविल जो है वो इस कैटेगरी में आती है। तो फिक्स्ड एसेट्स उसका जेनरिक आंसर है, पर इंटेंजिबल एसेट्स उसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर है। ये सही है और ये ज़्यादा सही है, तो इसलिए डी इसका आंसर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। प्रारंभिक व्यय यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी की स्थापना के समय किए जाते हैं। कंपनी की स्थापना के समय पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण को छपाने तैयार करवाने के फीस, वकीलों को दिए जाने वाले खर्चे, प्रिंटिंग पे होने वाले खर्चे, इस तरह के खर्चे आते हैं। और उस खर्चे को आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। और अगर आप खर्चे को राइट ऑफ नहीं कर पाओगे तो उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और उसे असेट साइड में दिखाया जाएगा। क्या सर? मान लो आप कंपनी की स्थापना कर रहे हो, उस समय आपके 2 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। पर सपोज करो आपके पास 50,000 के प्रॉफिट हैं, तो 50,000 तो आपने P&L में डाल दिया, 1.5 लाख रुपए आप राइट ऑफ नहीं कर सके। तो ये जो इसको बोलते हैं अनअमोटाइज्ड पार्ट, वो जो आप राइट ऑफ नहीं कर सके, ये आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाना होगा, कैरी करना होगा, आगे ले जाना होगा, फिर आगे जाके राइट ऑफ करना होगा। तो ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है। क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स होता है। डेटर आपका करंट असेट्स होता है। और BR आपका करंट असेट्स होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में ऑड वन आउट हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें चुकाना होता है, सो इट्स अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है मतलब करंट असेट नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लड्डू सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कहाँ दिखाया जाता है? ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ, जैसे बच्चा क्या होता है कि ये जैसे LT ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और ये टॉपिक अगर आपके कोर्स में है तो ये आपके लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर हमने शेयर इशू किए और हमें प्रीमियम मिला तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है, पर ये इनकम में यानी P&L के CR में नहीं जाएगा। इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और आजकल बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है, कंपनी का पॉइंट ऑफ से बात करें तो इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी कहा जाता है। तो इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आर्थिक चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। आई रिपीट, कंपनी को शेयर इशू करने पे जो प्रीमियम होता है, उससे जो प्रॉफिट होता है, उसे कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है। उसमें शेयर होल्डर फंड नाम का पहला हेडिंग होता है। उसके अंदर B स्टेज पे यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। यहाँ दिखाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को। ये है इसका प्रॉपर एड्रेस लोकेशन। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस लोकेशन ढूंढते हैं, बताते हैं, उस तरह से ये इसका पता है, इसका एड्रेस है, यहाँ आपको प्रीमियम मिलेगा। अपहृत यानी हरण किए गए अंशों के री इशू पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आप इस एंट्री को देखो। शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको वैसे समझ में आ रहा होगा कि इसमें बेसिकली क्या हुआ, थोड़े अमाउंट कट गए हैं, पर मैं बताता हूँ। 1,000 रुपये के शेयर्स हमने फॉरफिट किए, और इसलिए फॉरफिट किए कि 300 रुपये हमें जो मिलना था फाइनल कॉल पे वो हमें नहीं मिला। इसका मतलब है जो 700 रुपये हमें मिले
वो हमने जब्त कर लिए। ये 700 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट है एक तरह का अभी तक। अच्छा, फिर हमने ये अंश किसी और को दे दिए, जैसे पहली शादी टूट गई तो रीमैरिज कर दी, तो पहले बंदे से शेयर छीन के हमने किसी और को री इशू कर दिए, तो हमारे पास पैसा आया। पैसा आया तो बैंक डीआर हुआ, हमारे पास 600 रुपये आया, 600 रुपये आया। और 1000 रुपये का माल अपन ने उसको दे दिया, तो 400 रुपये का अपन ने यहाँ डिस्काउंट खाया। या ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये जो आप री इशू करते हैं उस समय सस्ते में शेयर देते हैं, वो कहलाता तो डिस्काउंट है, पर उसको डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता, उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लॉजिक ये होता है, अंशों के हरण पे, अंशों के हरण पे जो लाभ होता है उसे फॉरफिटेड शेयर खाते में ही क्रेडिट किया जाता है, और री इशू पे जो हानि होती है उसे भी फॉरफिटेड शेयर खाते में ही डेबिट किया जाता है। यही इनका क्वेश्चन था और ये इसका आंसर हो गया। और फिर एक बात जो मैं आपको बताया था कि ये 700 में से ये 400 ख़त्म करके अब आपके पास जो 300 रुपये बचा है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह की एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री निकालने का ये एक तरीका हुआ। जो मैं उस क्वेश्चन में समझा रहा था वो वापस रिपीट करता हूँ। आप इस क्वेश्चन में देखो, पहले मुर्गे से हमें कितने रुपए मिले? पहले मुर्गे से हमें 700 रुपये मिले। दूसरे मुर्गे से हमें कितने मिले? री इशू पे हमें 600 रुपये मिले। तो दोनों पे कितने रुपए मिले? 1300 रुपये। जो शेयर 1000 रुपये की कीमत के थे हमें 1300 रुपये मिले, तो 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो बिना एंट्रीज किए अमाउंट टू अमाउंट चल के भी मैं कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल सकता हूँ, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। खैर, इस बहाने अपनी एंट्रीज भी कवर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 रुपये की सामग्री ली गई। एक दुकान का स्वामी है, दुकान में से 500 रुपये का सामान ले लेता है। अकाउंटेंट कोई एंट्री नहीं करता, स्वामी कोई एंट्री नहीं करता, जिसका बहियों में कोई लेखा ही नहीं किया गया, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपसे क्लियर भूल हुई है, भूल की अशुद्धि हुई है। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे नाम है। इसको आप बोल सकते हो भूल की अशुद्धि, भूल, लोप की अशुद्धि, विलोपन अशुद्धि, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो और नहीं तो सिंपल इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आप भूल गए, होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए। व्यापार में कुछ भी आता है, व्यापार से कुछ भी जाता है, भले कोई ले गया हो, उसकी अकाउंटिंग एंट्री तो अकाउंटेंट को करनी ही चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं या अकाउंटेंट्स को तैयार करने वाले हैं तो उसको बताइए कि चाहे व्यापार का स्वामी भी माल ले जाए तो भी उसकी एंट्री होती है, क्योंकि वहाँ पृथक अस्तित्व होता है, लेखांकन में पृथक अस्तित्व होता है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि, प्रति प्रविष्टि यानी कॉन्ट्रा एंट्री, इसको विपरीत प्रविष्टि भी बोलते हैं। विपरीत प्रविष्टि कब की जाती है? जब लघु रोकड़ बही, तो पैटी कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। सामान्य रोकड़ बही यानी सिंपल कैश बुक होती है तो भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। जब 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और ये उपयुक्त सभी मामलों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है ऐसा नहीं होता। सिंपल आप समझो, ये एंट्री देखना और समझना क्या की एंट्री है। कैश डीआर टू बैंक, 15,000 रुपये आया है बैंक से, इसका मतलब अपन ने 15,000 बैंक से निकाला। तो जब क्या होता है, जब आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, तो उसके अंदर यहाँ कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम होता है। कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का कॉलम होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, आपका कैश क्या है? डीआर है, तो आपको डीआर में जाना है और डीआर में जाके लिखना है टू बैंक, टू बैंक करके 15,000 रुपये लिखने हैं। और आपका बैंक कहाँ है? सीआर में, तो आपको सीआर में जाना है। सीआर में जाके बाय के साथ शुरू करके बाय कैश लिखना है। ठीक है, और यहाँ आपने कैश लिखा है तो अमाउंट आपको बैंक के कॉलम में लिखना है। अब आपने क्या किया? आपने आमने सामने एंट्री लिखी, इधर भी एंट्री लिखी, इधर भी एंट्री लिखी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री तभी की जाती है जब आपके वहाँ बैंक कॉलम कैश बुक हो, और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है उसमें बैंक कॉलम होता ही है, तो इसको बैंक कॉलम कैश बुक कह सकते हैं। सिंपल कैश बुक में केवल कैश कॉलम होता है तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना हेतु सूत्र है।
जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें कई बार अपन छोटी छोटी वस्तुएं भी किराए पे बेचते हैं, किराया क्रय सिस्टम पे बेचते हैं। उसके अंदर जब आप स्टॉक की कॉस्ट निकालना चाहते हो तो आप कैसे उसका गणना करोगे सूत्र की, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। सपोज करो एक कूलर है, ठीक है, वो कूलर का नकद मूल्य है 5,000 रुपये और उस कूलर का किराया क्रय मूल्य है 6,000 रुपये और हमने 500 रुपये की 12 किस्तों में उसे बेचा। आप समझ गए बात को? जो चीज़ वो मुझसे कैश में ले जाता तो मैं 5,000 में दे देता, मैंने कहा कि भाई ये कूलर 6,000 का है और ये पैसे आपको 500 रुपये की 12 किस्तों में जमा कराने हैं, ठीक है। मान लीजिए जब साल एंड हुआ तो 7 किस्तें ड्यू हो गई एंड पे भी हो गई। अच्छा कस्टमर है, 7 बार हमने किस्तें चार्ज की और पैसे हमें मिल गए। लास्ट की जो 5 किस्तें हैं वो अब अगले साल वसूल होंगे, क्योंकि इस साल तो 2025 तो ख़त्म हो रहा है, अब ये पैसे अपने को अगले साल 2026 में वसूल होंगे। तो कितने पैसे आएंगे? तो अगर आप 5 किस्तों को देखो तो एक किस्त 500 की है, तो 5 किस्तें 2,500 रुपये की हो गई। तो ये 2,500 रुपये आपके कस्टमर में अटके पड़े हैं, लेकिन चूंकि ये किस्तें अभी तक ड्यू नहीं हुई हैं, इसका जो स्टेटस है इसे नॉट ड्यू स्टेटस है। तो इस नॉट ड्यू स्टेटस को जैसे या तो आप बोलो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू या इसको बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर। और स्टॉक विद कस्टमर को अपन कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो अब आप 2,500 रुपये का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? क्योंकि 2,500 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, तो 2,500 रुपये इंटू 5,000 रुपये भाजक 6,000 रुपये। आपको इस तरह से 2,500 रुपये को कहें उसके कॉस्ट वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलनी है इंटू CPP डिवाइडेड बाय HPP ऐसे करके सॉल्व होगा। तो विक्रय मूल्य में से परिवर्तनशील लागत निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये कंट्रीब्यूशन आप कहाँ पढ़ोगे? अगर ब्रेक इवन पॉइंट वाला टॉपिक आपके कोर्स में हो तो वहाँ पढ़ोगे, वो तो इस टॉपिक है ही नहीं। हायर परचेस में BEP वाला चैप्टर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अदत्त किस्त यानी जो किस्तें बाकी है मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय नकद मूल्य, बिल्कुल यही सूत्र लगेगा। अब आप देखो मैंने यही लगाया ना, आपकी किस्तें जो आउटस्टैंडिंग है वो है 2,500 की। अच्छा डिवाइड में क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। तो अपन ने उसको कितने रुपए विक्रय किया? 6,000 रुपये। और मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में है नकद मूल्य, नकद मूल्य कितना था? 5,000, है ना। तो इस तरह से अपन लगाया, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी काम नहीं देगा और ये भी काम नहीं देगा। तो B इसका आंसर है। HPP वाले टॉपिक से क्वेश्चन है और वो भी जो स्मॉल वस्तुओं वाला टॉपिक है वहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंश अधिपत्र, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। शेयर वारंट कब इशू किया जा सकता है? जबकि शेयर फुल्ली पेड अप हो। मतलब देखो शेयर में 2 चीज़ें होती है, जैसे मैं कंपनी हूँ और ये एक शेयर होल्डर है, तो जनरली तो कंपनी क्या होती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है, शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देती है। शेयर सर्टिफिकेट इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। अगर ये अपना शेयर किसी को देना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं दे पाएगा, ये बाकायदा पहले कंपनी में अप्लाई करेगा और कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं मेंबर रजिस्टर। कंपनी मेंबर रजिस्टर में इसका नाम इरेज करके डिलीट करके इसका नाम चढ़ा देगी अगर हमने इसको शेयर सर्टिफिकेट दे रखा है। लेकिन अगर कंपनी ने मान लीजिए शेयर वारंट दे रखा है तो शेयर वारंट नेगोशिएबल होता है, इजीली ट्रांसफरेबल होता है। इसमें इस व्यक्ति को अगर अपना शेयर वारंट इसको देना है तो दे सकता है, बीच में कंपनी में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंपनी अगर फुल्ली पेमेंट आ चुका है, शेयर का पूरा पैसा आ चुका है और कंपनी उसे इजीली ट्रांसफरेबल बनाना चाहती है तो डिविडेंड शेयर वारंट इशू कर सकती है। तो याद रखिएगा शेयर वारंट तभी इशू किया जाता है जब शेयर का पूरा पैसा कंपनी के पास आ चुका हो, शेयर फुल्ली पेड अप हो चुका हो, ठीक है। बाकी बातें और लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, सारी बातें बताऊंगा तो वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा। इसके बाद है गत्या अवरोध द्वारा साझेदार, या एक हिंदी में वर्ड होता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार या आचरण द्वारा साझेदार। ये कौन होता है? जो पार्टनर होने की एक्टिंग करता है
या खुद को पार्टनर बताए जाते समय चुप रहता है। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, और इनका एक दोस्त है सी, जो कि इनका पार्टनर नहीं है। ए और बी दोनों पार्टनर हैं, सी इसका पार्टनर नहीं है। लेकिन ये एक दिन तीनों कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति डी से मिलते हैं। डी से ये लोग कोई डील करने गए हैं। जब ये डील हो रही है तो सी मान लो खुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं इन दोनों का पार्टनर हूँ, या सी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ए और बी डी को बोलते हैं कि ये सी, जो मिस्टर सी हमारे साथ आए हैं, हमारे बहुत समय से अच्छे पार्टनर हैं, और सी उस समय मौन रहता है, चुप रहता है। तो इसका मतलब है उसने डी को ये विश्वास होने दिया कि यस आई एम द पार्टनर। तो अगर अगर डी ने सी पे भरोसा करते हुए इनसे 5 लाख रुपए की डील की है, और कल को 5 लाख रुपए ए बी नहीं देते हैं डी को, तो डी इसकी वसूली के लिए सी पे वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसने पार्टनर होने की एक्टिंग की है। तो ऐसा साझेदार स्पेशल मौकों पे के लिए पार्टनर मान लिया जाता है, जिसके सामने उसने एक्टिंग की है। तो ये विशेष परिस्थितियों में साझेदार कहलाएगा। ये एक सीमित अधिकार वाला साझेदार नहीं है, ये नॉमिनल पार्टनर नहीं है, ये स्लिपिंग पार्टनर नहीं है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बना हुआ पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। तो ये इस तरह की कहानी है। तो जिसके सामने भी इसने साझेदार होने का प्रदर्शन किया है, इसे फिर साझेदार समझ लिया जाएगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है जी। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब कोई साझेदार शत्रु देश का हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा। क्योंकि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई शत्रु देश का, जैसे आज की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, तो आज के दिन में पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, और चाइना भी हमारा शत्रु देश ही मान लीजिए है। तो अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में ऐसे पार्टनर को ले लेते हो, हालांकि वैसे ये युद्ध छिड़ने पे होता है। अभी तो जैसे शांति चल रही है, दोनों ही कंट्री से शांति चल रही है, कमोबेश, मन में तो आग लगी हुई है, लेकिन युद्ध घोषित नहीं हो रखा है। तो लेकिन अगर युद्ध घोषित होने पर कोई शत्रु देश का नागरिक आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो ये लोक हितों के विरुद्ध है। ठीक है। तो फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाएगी। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म असीमित समय के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए की है, तो इससे वो इलीगल नहीं हो जाती, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें 7 पार्टनर हों तो भी कोई तकलीफ नहीं है। पुराने ज़माने के रूल भी माने तो 10 और 20 पार्टनर तो तब भी थे, अब तो 50 की संख्या हो गई है, तो 7 पार्टनर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत हो रखा हो और नहीं भी हो रखा हो, तो भी वो इलीगल नहीं हो जाती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। लेकिन पहला वाला मामला, जहां एनिमी कंट्री का पर्सन हमारा पार्टनर बन गया, खास करके युद्ध की घोषणा के बाद, तो वो इलीगल हो जाती है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता है? तो नाम वाक्य, जो आपका एमओए होता है, उसमें आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, नाम वाक्य में उल्लेखित होता है। उद्देश्य वाक्य में आपकी कंपनी की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई है, तो उद्देश्य वाक्य में वो लिखा हुआ होता है। दायित्व वाक्य में ये लिखा होता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, तो वो दायित्व वाक्य लिखा होता है। इसके अलावा और 3 वाक्य भी होते हैं, लेकिन क्षेत्र अधिकार वाक्य, जुरिस्डिक्शन क्लॉज नहीं होता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मुझे ध्यान आता है, उसमें 3 वाक्य थे और चौथा एक था डायरेक्टर वाक्य, निदेशक वाक्य। तो निदेशक वाक्य भी नहीं होता। वैसे वाक्य कौन से होते हैं वो देख लीजिए। एक होता है नाम वाक्य, नेम क्लॉज। एक होता है आपका पंजीकृत कार्यालय वाक्य, यानी कंपनी का पंजीकृत ऑफिस कहाँ होगा। एक होता है उद्देश्य वाक्य, एक है दायित्व वाक्य, एक है पूंजी वाक्य, और एक है संघ या अभिधान वाक्य। तो ये 6 वाक्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ये एमओए की विषय वस्तु होती है। बी नहीं होता, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? है और नहीं है वाले बहुत ध्यान से देखा करो। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप हमेशा चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये लक्षण है, पर ये वाला लक्षण कंपनी का है। असीमित दायित्व, ये वाला लक्ष्य पार्टनरशिप का है
है ना। पार्टनर्स का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। पार्टनरशिप का जन्म एक समझौते द्वारा होता है, डेफिनेटली ये पार्टनरशिप का लक्षण है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है, कराओ चाहे मत कराओ आपकी मर्जी है, तो ये भी आपका क्या कहें पार्टनरशिप का लक्षण है। लेकिन ये वाला लक्षण पार्टनरशिप का नहीं है। पार्टनर्स खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, ये बात सही है, लेकिन सदस्य खत्म तो कंपनी खत्म, ये सही नहीं है। तो अविच्छिन्न उत्तराधिकार ये वाली विशेषता केवल और केवल कंपनी में देखने को मिलती है। शेयर होल्डर आए जाएं, जिए मरे, दिवालिया हों जिंदा हों, उससे कोई फर्क कंपनी पे नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है, इसीलिए उसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सीशन होता है। ये कंपनी की विशेषता है, पार्टनरशिप की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देख लीजिए। प्रेरण, इंस्पायरिंग या मोटिवेशन इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ। तो जब आप मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें मोटिवेशन कहीं ना कहीं आएगा, पर डायरेक्ट नहीं होता। मोटिवेशन स्टाफिंग में पढ़ा जाता है? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा जाता है? नहीं। डायरेक्टिंग में पढ़ा जाता है? हाँ। निर्देशन के तत्व आप अच्छे से देख के जाना। निर्देशन मतलब बड़ा टॉपिक है, उसमें लीडरशिप भी कवर है, यानी लीडरशिप पे खुद अपने आप में एक टॉपिक होता है। उसमें कम्युनिकेशन कवर है, मोटिवेशन कवर है और सुपरविजन। इन तीनों पे तो सेपरेट और बड़े बड़े लेक्चर बन सकते हैं, तो डायरेक्शन टॉपिक इतना डिटेल्ड है। और ये जो है ये इसका एक इंटीग्रल तत्व है, और ये कंट्रोलिंग का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में करीबन आप 100 क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो 100 भी नहीं, 31 टू 110, तो 80 MCQ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी के जो रहेंगे कुछ क्वेश्चन, वो बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो आपको ऐप पे मिलेंगे, है ना। ये वीडियो काफ़ी अभी लंबी हो जाएगी, तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन है मैं वो ऐप पे अपलोड कर दूंगा, अनलॉक कर दूंगा, तो आप वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। ऐप पे जाके देखने पड़ेंगे, बाकी तो ये यूट्यूब पे आ ही जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबलतम उधारी विपत्र है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट, मैंने इसकी अगली साइड में लेटर ऑफ क्रेडिट यानी पूरी एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो बताया है कि अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में, खास करके एक्सपोर्टर अगर ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो माल मंगा रहा है वो मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, या इंपोर्टर को ये भरोसा नहीं है कि मैं इसको पेमेंट कर दूं तो मुझे माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इनके बीच में बैंक उस ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करते हैं। इसके लिए बैंक एक्सपोर्टर के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट कई तरह के होते हैं, कंफर्म्ड, इररिवोकेबल, इसमें लेकिन सबसे तगड़ा है कंफर्म्ड एंड इररिवोकेबल, जिसमें एक तरह से 2 बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो इशूइंग बैंक है वो भी हो जाता है, और जो कंफर्मिंग बैंक होता है वो भी होता है, और जिसे बिना लाभार्थी की स्वीकृति के वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट LOC है। बाकी मैंने PDF में इसमें पीछे पूरा प्रोसीजर बता रखा है। ठीक है, तो सी इसका आंसर था, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अधिकारों का भार अर्पण कौन से आकार का संगठन करता है? तो देखो, जो भार अर्पण है उसमें 2 शब्द है, भार अर्पण। अगर मेरे ऊपर काम बहुत आ गया है तो मैं, मेरा जो जूनियर है, जो मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसको काम दे दूंगा। पहली बात, मैं उसको काम दूंगा, उस काम को करने के लिए उसको कुछ अधिकार दूंगा, और उसकी फिर जिम्मेदारी तय कर दूंगा, जवाबदेही तय कर दूंगा। तो 3 चीजें मैं उसको एक साथ दूंगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब मेरे पास बहुत काम हो। अगर मैं वेला ही बैठा हूं, थोड़ा ही काम है, तो क्यों करूंगा? तो बड़े आकार के संगठन में, बड़ा संगठन या बहुत बड़ा संगठन, तो बड़ा संगठन ठीक है, वैसे बड़े संगठन में अधिकारों का भारार्पण होता है। ठीक है, वैसे बी और सी, जब आप बड़े हो ही गए तो फिर आपको काम डेलीगेट करना ही पड़ेगा, डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक कंपनी समामिलित कब मानी जाती है? कब आप अपन एक कहेंगे कि कंपनी का जन्म हो चुका है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है? जब उसको समामेलन प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिया जाता है। आप रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा कराइए, वो तो आपको कराना ही है, लेकिन मेन बात यह है कि जब आपको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो ही कंपनी अस्तित्व में आएगी। वही उस पे जो लिखी हुई तारीख होगी
वही कंपनी की जन्म दिनांक मानी जाएगी। चाहे डॉक्यूमेंट ज़्यादा दे दिए कम दे दिए, एक बार आपको रजिस्ट्रार से समामिलन प्रमाण पत्र मिल गया तो आपकी कंपनी समामिलित मानी जाती है। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यवेक्षण विस्तार, यह एक शब्द होता है नियंत्रण का विस्तार, उससे क्या आशय है? तो देखिए, एक व्यक्ति, मान लो मैं हूं, मैं मान लीजिए कि मेरे अंडर 2 ही लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं, और फिर इसके नीचे और 3 व्यक्ति हैं, इसके नीचे 3 व्यक्ति हैं, तो ये नियंत्रण का विस्तार बताएगा। तो एक अधिकारी इफेक्टिवली कितने अधीनस्थों को मैनेज कर सकता है, उसके अंडर कितने अधीन हो सकते हैं, वो कहलाता है नियंत्रण का विस्तार, या उसे कहेंगे पर्यवेक्षण का विस्तार। ये टॉपिक पढ़ा जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन वाला, संगठन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहां पे इसको पढ़ा जाता है। और आपका नैरोवर स्पान भी हो सकता है, वाइडर स्पान भी हो सकता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, वो ए को, उसके अंडर में ए बी सी डी है, तो एक तरह से थोड़ा वाइडर स्पान है, इसके अंदर 2 ही लोग हैं तो नैरोवर स्पान है। ये अच्छा है या ये अच्छा है, अपन उस पर नहीं जाते, लेकिन ये नियंत्रण का विस्तार वाले टॉपिक में पढ़ा जाता है। तो ये अधीनस्थों की संख्या से रिलेटेड टॉपिक है कि एक के अंदर कितने होने चाहिए। इसमें ग्रैकुनाज, एक आप नाम याद रखिएगा, ग्रैकुनाज, उसने सूत्र भी दे रखा है इस बारे में कि कितने संबंध बनते हैं, अधीनस्थों के अंडर होने से कितने संबंध बनते हैं। वो संबंधों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए ग्रैकुनाज ने एक सूत्र दे रखा है, वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन विशिष्टीकरण। भाई देखो, मुझे मान लो मैं हूँ, मुझे मान लीजिए ऑनलाइन काम फैलाना है, तो एक बंदा होगा जिसको कंटेंट बनाना आता होगा, एक बंदा ऐसा होगा जिसको मार्केटिंग करनी आती होगी, एक बंदा ऐसा होगा जिसको शूटिंग करनी आती होगी, एक बंदा ऐसा होगा मैं बहुत पैसे वाला होगा तो मेरे फाइनेंस संभालेगा। हर व्यक्ति हर काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो काम सौंप दिया जाता है, ठीक है। अधिकतर जगह रियल लाइफ में अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है ना। आप किसी से भी सारे काम नहीं करवा सकते, हालांकि इस वजह से वो सर्वगुण संपन्न भी नहीं बन पाएगा, लेकिन होगा यही कि हर व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको वही काम सौंपा जाता है। तो क्रियात्मक संगठन की जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से होती है, वो विशिष्टीकरण पर आधारित होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के तहत ये चीज़ें पढ़ी जाती है, ठीक है। इसी बात पे क्वेश्चन आ गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पापा कौन है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, ठीक है। ये बात ये अलग है कि हेनरी फ्योल ने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध जहाँ शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपको F.W. टेलर याद रखना है। पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसकी पूरी जन्म कुंडली पढ़ लेना। अपन को अपने खानदान के बारे में पता होने हो कि पापा तो पता होते हैं, दादा पता होते हैं, पीछे का ज़्यादा पता हो नहीं पता हो, पर ये F.W. टेलर जो बहुत जन्म पहले जन्मे हैं, इनके बारे में पूरा पता करके जाना, पता नहीं क्या ही आ जाए। एक और बात, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध में 4 सिद्धांत दिए थे। विज्ञान न कि अंगूठे का नियम, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मैत्री न कि मतभेद, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता व समृद्धि तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे, और कई प्रकार के उसने गति अध्ययन, समय अध्ययन किए, वो सारे देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है असीमित। सिंपल है, एकल स्वामित्व में असीमित दायित्व, साझेदारी में असीमित दायित्व, कंपनी में सीमित दायित्व, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है। स्वामित्व, जैसे अगर मान लो मैं हूं, अभी आप मुझे देखिए, तो ये जो कॉमर्स पॉइंट है उसका मालिक भी मैं हूं, और उसे चलाना कैसे है, उसे कैसे मैनेज करना है, वो भी मैं करता हूं। तो मालिक भी मैं, मैनेजर भी मैं। पार्टनरशिप में भी एक आदमी नहीं होता, 2 3 4 लोग होते हैं, वही लोग मालिक होते हैं, वही लोग मैनेज करते हैं। लेकिन कंपनी में
जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो लोग मालिक होते हैं, लेकिन वो लोग बिजनेस को मैनेज नहीं करते, बिजनेस को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो इनमें से ही कुछ चुने हुए लोग या अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें इसमें प्रबंधन अलग होता है, स्वामित्व अलग होता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? कंपनी कल्चर में। तो 3-4 क्वेश्चन जो अभी आपने देखे हैं वो उस वाले टॉपिक से हैं जिसको अपन बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के रूप, एकाकी, साझेदारी, कंपनी। तो ये वाली विशेषता कि स्वामित्व व प्रबंधन अलग अलग होंगे, ये विशेषता आपको कंपनी कल्चर में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो एक जो इन तीनों में कंपैरेटिव स्टडी है, करीबन 15 पॉइंट है, वो कंपैरेटिव स्टडी ढंग से करके जानी चाहिए कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट इज सेवाओं के विपणन मिश्रण में कितने पी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया था। तो देखिए, एक तो 4 पीस का कल्चर चलता है और एक 7 पीस का कल्चर चलता है। तो 6 वाला तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन काट के 7 कर दिया है। और सर्विस, अगर आप सर्विसेज देते हो तो आपको 7 पीस का ध्यान रखना चाहिए। वैसे जो 4 पीस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसके अलावा 5वें, 6ठे, 7वें में है आपका, एक तो है प्रोसेस, एक है पीपल और एक है फिजिकल एविडेंस। तो 7 पीस का कल्चर भी चल रहा है। ये 7 पी के फुल फॉर्म आप याद करके जाना, समय निकाल के इसके मीनिंग भी समझने चाहिए कि प्रोडक्ट मतलब क्या और प्राइस मतलब क्या, ऐसा। हेल्थ से प्रीमियम योजना, कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये किस पे आधारित है? तो हॉल से प्रीमियम प्लान बोनस प्लान है, और जो व्यक्ति समय बचाएगा उसको दिया जाता है बोनस। तो ये बचाए गए समय पे आधारित है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल कवर हो जाएगा आपका। जैसे 8 घंटे का कोई काम था और मान लीजिए ये मिस्टर राकेश हैं, उन्होंने इस काम को 6 घंटे में कर दिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। पर ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर ऐसा होता कि राकेश ने 6 घंटे काम किया, मैंने इसे बुलाया और 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये दे दिया। आपको लगेगा आपने इंसाफ किया, जितने घंटे काम किया, जो रेट तय थी आपने वो दिया। लेकिन फिर इसके समय बचाने का क्या फ़ायदा हुआ? जो काम वो चाहता तो धीरे धीरे एक्टिंग करके 8 घंटे में कर सकता, उस बेचारे ने ईमानदारी से उस काम को 6 घंटे में कर दिया। तो 2 घंटे उसने संस्था का समय बचाया, तो इसलिए मैं उसको कुछ इनाम तो दूंगा। तो इन 2 घंटों के लिए, अच्छा, इन 2 घंटों के अगर मैं उसको 20 रुपये दे दूं तो फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ? उसकी इस एफिशिएंसी का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए हॉलसे ने सजेस्ट किया था 50% प्लान और 1/3 वाला प्लान। तो मोस्ट पॉपुलर उसका 50% वाला प्लान है कि उसने संस्था के 20 रुपये बचाए तो उसे 10 रुपये दिया जाएगा। तो उसको 60 रुपये तो उसकी मजदूरी मिलेगी, इसको तो आप कह सकते हो TW, टाइम वेजेस, और ये उसका है EB, एफिशिएंसी बोनस। तो हॉल से इस तरह से निकालता था। इसके अलावा रोवन प्लान भी होता है, इमर्सन प्लान भी होता है। तो ठीक है, हॉल से प्लान बचाए गए समय पर दिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? भाई कौन कौन मैनेजर होगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर कौन होगा, फॉरमैन कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, नीचे लेबर कौन होंगे, ये सब कौन तय करेगा? ऑब्वियस ही बात है, टॉप मैनेजमेंट तय करता है ना। किस तरह के लोग चाहिए, किस पोजीशन पे कौन होगा, ये सब ऑब्वियस ही बात है, टॉप मैनेजमेंट ही तय करता है। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, रेखा और कर्मचारी संगठन जिसको अपन बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो स्टाफ का काम होता है वो होता है सलाह देना, एडवाइस करना अधिकारियों को। अधिकारी मतलब रेखा, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपन बोलते हैं स्टाफ या कर्मचारी। स्टाफ यानी कर्मचारी सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते, वो रेखा को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं बात बताऊं, हालांकि पूरा तो नहीं, पर एक बार के लिए मान लीजिए अगर एक राज्य में CM होते हैं और CS चीफ सेक्रेटरी होते हैं, है ना। ये जो ऐसे चीफ सेक्रेटरी होते हैं कलेक्टरों के कलेक्टर होते हैं, यानी बॉस होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, और CM तो आप समझ लो उस स्टेट का बॉस होता ही है। तो इनका एक तरह से इनको सलाहकारी होता है कि ये इनको सलाह देते हैं। बाकी नीति नियम तो सब यहाँ से निकलते हैं, विधायिका के माध्यम से निकलते हैं, मतलब
ठीक है, विधानसभा के माध्यम से, पर बात एक समझने के लिए बता रहा हूँ। तो रेखा और कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त होते हैं बड़े आकार के उपक्रमों के लिए, ठीक है, जहाँ बहुत सारी डिसीजन मेकिंग हो। छोटी संस्था हो तो क्या रेखा क्या कर्मचारी, वहाँ पे तो सब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, विपणन जो मार्केटिंग है वो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है। मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर भी स्टडी किया जाता है, सेल्स मैनेजमेंट भी स्टडी किया जाता है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन तो इसका अल्टीमेट एम है ही है, वहीं से सारी बातें शुरू हुआ ख़त्म होती हैं। तो उपयुक्त सभी, तो मार्केटिंग एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सब एरियाज़ हैं, बहुत सारे स्कोप है। तो आप समझ लीजिए, मार्केटिंग में हम कंज्यूमर की नीड्स को समझते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, प्राइसिंग डिसीजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, कंपनी एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये सारे काम हम करते हैं मार्केटिंग के अंतर्गत। जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसा संगठन जिसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है, जो समय के साथ चेंज हो जाता है, हमेशा सीखता रहता है, लर्निंग फेज में रहता है, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको भी अगर ज़िंदगी में बहुत लंबी पारी खेलनी है तो आपको शिक्षार्थी बनना होगा, ताउम्र आपको सीखते रहना होगा। आपको नहीं, मुझे भी, अगर मुझे अ, अ, अगर रेलेवेंट बने रहना है, ठीक है, समय के साथ चलना ही पड़ेगा, नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, नई मेथडोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो ये नियम है, जो झुकते नहीं हैं तो फिर वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो कोई हर्जा नहीं है समय के साथ चलने में। अगर आप लॉन्जिटिविटी में बिलीव करते हैं, लंबे समय तक चलने में बिलीव करते हैं, तो फिर आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, पहले खुद को और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के साथ साथ डेवलप होने दीजिए, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विधिवत अपना काम कब शुरू किया है? इन्होंने 1 जनवरी 1995 से शुरू किया है। पहले GATT होता था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके स्थान पे WTO आया। इसका बर्थडे लिखा हुआ है 30 अक्टूबर 1947। तो हमारी आज़ादी से कुछ समय बाद ये गेट आया था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 1995 से अपना काम शुरू किया। 15 अप्रैल 94 को मोरक्को के शहर मराकेश में 117 देश के मंत्रियों ने 8वें उरुग्वे चक्र के डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। खाली इस लाइन को पढ़ो तो इसके अंदर 5 MCQ निकल के आते हैं। तो ठीक है जी, ज्ञान अनंतम। तो मतलब मुझे हमेशा हंसी आती है जब कोई बच्चा मुझे बहुत छोटा सा एक मैसेज करता है कि सर वो आपके 30 क्वेश्चन देख लूँगा तो हो जाएगा, या 60 क्वेश्चन देख लूँ तो हो जाएगा क्या। तो पता नहीं वो खुद को बहलाता है, खुद को बेवकूफ़ बनाता है, या मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करता है, या मेरे मुंह से सुन के क्या हो जाएगा। तो मेरे से झूठे में मुंह निकलता कि भाई देख लेना इतने से हो जाएगा, क्योंकि केवल इस लाइन को पकड़ें तो 5 MCQ हैं। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पकड़ेंगे तो इसमें 25 MCQ निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान अनंतम, जितनी तैयारी ज़्यादा हो सके करनी चाहिए, ठीक है। एक आर्थिक वातावरणीय कारक है, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा एक इकोनॉमिक क्या वर्ड है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो मैंने जैसे बताया, मैं एक स्लाइड आगे ले जाके आपको बताता हूँ। आप यूँ समझिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा शब्द है, उसको प्रभावित करने, पहले भी आया था, उसको प्रभावित करने वाले कई तत्व होते हैं। जैसे अपन बात करें बिजनेस को बाहर की बात करें तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या का एनवायरनमेंट, तकनीकी वातावरण, पर्यावरणीय, इंटरनेशनल और लीगल। ये 8 प्रकार के वातावरण व्यापार को, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और अगर इसकी बात करें इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अब आपके आ गए इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब तेजी है या मंदी है, अवसाद है या समृद्धि है या पुनरुत्थान है। इकोनॉमिक सिस्टम आपके यहाँ पूंजीवादी सिस्टम है, समाजवादी सिस्टम है,
मिश्रित सिस्टम है, जैसे भारत में मिश्रित सिस्टम है, या कम्युनिस्ट सिस्टम यानी साम्यवादी प्रणाली है। और अगर मिक्स्ड सिस्टम है तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब मिला के। तो अब इनमें से क्या एक आर्थिक, आर्थिक में अर्थ वर्ड होता है ना, अर्थ मतलब धन, ज्ञान प्रबंधन पर दबाव, राष्ट्रीय आय, धन आ गया इसके अंदर, लाभदायकता में इसका वितरण, श्रमिक वर्ग की रेखा। ठीक है, ये सब सोशल और दूसरी तरह की चीज़ें हैं। ये जो है राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, ये एक आर्थिक पर्यावरण का कारक है। तो होपफुली मैं आपको समझा पाया, ये बी इसका आंसर दे रखा है, समझा पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना बताना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया टूल होते हैं वो सब पे हम हैं, टेलीग्राम पे हैं, ऐप है हमारी, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, कुछ कहना बताना हो तो व्हाट्सएप करना।